नमस्कार। आप सुन रहे हैं मायापुत उपन्यास का भाग 4। बड़े साहब जूही से पूछते हैं कि शादी कब की है। जब भट्टी के पास शादी के पैसे होंगे तभी, तो फिर सारी उम्र कुंवारी बैठी रहना। रवि ने फिक्रा चुस्त किया। भट्टी रवि को मुंह ही मुंह में गाली देता है। रवि माँ से पूछता है, ममा ये कैसी गेट वेल पार्टी है, पीने को कुछ नहीं? वो बेरर की ओर देखती हैं। वो ट्रे में ड्रिंक्स के गिलास ले आता है। कैप्टन सिंह बड़े साहब से पूछता है, आइस सर? हाँ, 2-3 क्यूब्स। हम लोग भी आइस डालने के लिए सही लाते हैं। मैं अपना जिंक का गिलास उठा लेता हूँ। हमारे चीयर्स करने से पहले ही डॉक्टर मेहरा कठोर आवाज़ में मुझे कहती है, आपको कहा नहीं था इस बीमारी में शराब नहीं पीते? यू मैन आर फूल्स। रवि के पिता उसकी ओर हैरानी से देख रहे हैं। शायद सोच रहे हैं कि इस दुबली पतली लड़की का साहस कैसे हुआ उनकी उपस्थिति में ये बात करने का। बैठक में खटकने वाली चुप्पी छा गई। मैं उतनी ही सख्त आवाज़ में उसे कहता हूँ, डॉक्टर मेहरा, ये आपका हॉस्पिटल नहीं घर है। पार्टी में बात करने के मैनर्स सीख लें तो अच्छा है। वो घूर कर मेरी ओर देखती है। उसका सुनहरा से भी रंग लाल हो गया है। आंखें काली से भूरी होना शुरू हो गई हैं। निचला होठ टेढ़ा हो गया है। दांत पर चढ़ा दांत चमक मारता है और वो मुझे जवाब दिए बिना बाहर की ओर कदम बढ़ाती है। रवि उसकी बाँह पकड़कर रोकता है। तेज़ आवाज़ में मुझे कहता है, यू बास्टर्ड, से सॉरी। घर बुलाकर ऐसा बिहेव करते हैं? रवि की माँ उसे डांटती है, रवि मेरे सामने आगे से गालियाँ मत देना। सॉरी मम्मा। अपोलोजाइज संतोष। गलती डॉक्टर मेहरा की है, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? बड़े साहब हमारे झगड़े का मज़ा ले रहे हैं। मुस्कुराकर मुझे कहते हैं, संतोष औरत कभी भी गलत नहीं करती, सुना नहीं? अ वुमेन इज़ नेवर इन द रॉन्ग। मैं डॉक्टर मेहरा को सॉरी कहता हूँ। उसकी आंखों का रंग अभी भी भूरा है। कमरे का माहौल बिगड़ चुका है। रवि के पिता कैप्टन सिंह से कुछ संकेत में कहते हैं। वो हम सबको कहते हैं, चलिए बाहर लॉन में बैठते हैं। मैं जिंक का गिलास मेज़ पर रखकर बाहर आ जाता हूँ। बड़े साहब अब डॉक्टर मेहरा से बात कर रहे हैं। जूही भट्टी, रवि और मिसेस खन्ना एक ग्रुप में खड़े हैं। मैं सबसे अलग ठहरा हूँ। जिस्म अब तक गुस्से से काँप रहा है। बेरर मुझे कोल्ड ड्रिंक का गिलास पकड़ाता है। मैं उसे सिगरेट लाने के लिए कहता हूँ। वो सिगरेट ट्रे ले आता है। मैं एक सिगरेट सुलगा लेता हूँ। लंबे लंबे कश लेता हूँ, अपने आप को फट पड़ने से रोकने के लिए। रवि के पिता मुझे इशारे से अपने पास बुलाते हैं। संतोष, एक सबक सीख लो। डॉक्टर्स की बात का कभी बुरा नहीं मानते। और फिर राधा भी अभी मुझे बता रही थी कि तेज़ तीखी चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं जानता हूँ ये बात वो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे और राधा के बीच मनमुटाव ख़त्म हो जाए। मैं राधा को साथ लेकर फूलों की क्यारी की तरफ बढ़ जाता हूँ। हवा का तेज़ झोंका आता है और उसका पल्लू नीचे सरक जाता है। मैं इसे कोने से पकड़कर फिर उसके कंधे पर डाल देता हूँ। डॉक्टर मेहरा, आप तो योग और तंत्र करती हैं, क्या इसमें गुस्से पर काबू पाना नहीं सिखाया जाता? मुझे लगता है वो फिर गुस्सा खा जाएगी। मेरे चेहरे की ओर देखती है, मुझे मुस्कुराता हुआ देखती है और समझ जाती है कि मैं शरारत कर रहा हूँ। सर ऊपर उठाती है। जिप्सी रिंग हिलते हैं। गालों पर साए बनते हैं, मिटते हैं। हल्के अंधेरे में उसकी आंखों की खाइयाँ और गहरी काली लगती हैं। इनमें छलांग लगाने की बड़ी इच्छा होती है और वो पूछती है, हॉस्पिटल से भाग क्यों आए? पता था मैं उस शाम को लौट रही थी, क्या मिलकर जाने से कोई इंसल्ट हो जाती? अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मिलकर आने की इच्छा पर कितने हट के साथ काबू पाया था। सोचा तो ये था कि इसके बाद कभी मिलना होगा ही नहीं, लेकिन रवि ने आज पार्टी देनी थी, राधा को बुलाना था और फिर हमारा टकराव होना था। क्या मैं डेस्टिनी के विरुद्ध युद्ध करके इसे बदलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या डेस्टिनी को हटाया जा सकता है? वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही है और मैं बात टालने के लिए कहता हूँ, हाँ वो मेरी गलती थी, मिलकर आना चाहिए था, लेकिन वहाँ से छुट्टी मिलने की खुशी में मैं भूल गया। मैं झूठ बोल रहा हूँ। हवा का झोंका फिर आता है। उसका पल्लू फिर सरक जाता है। मैं उसे फिर उसके कंधे पर डाल देता हूँ। मुझे तुम्हें पीने से रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूँ? कोई भी ज़िंदगी बचाने के बाद डॉक्टर्स का उस पर हक हो जाता है। ये तो जीवन हमें मिला है, वेस्ट करने के लिए थोड़ी ही है। इसे कैसे बताऊँ? क्या इसका अपना जीवन वेस्ट नहीं हो गया? क्या लगातार कोई काम करना ही जीवन होने का अर्थ है? इससे परे क्या और कोई सार्थकता नहीं? जिस सच को मैं मानता हूँ इसे बताऊँगा तो फिर ये दोबारा से हर्ट हो जाएगी। मैं उसकी ओर देखता हूँ। हल्की मुस्कुरा रही है। अचानक ये सोचकर डर लगता है कि मैं बिना बोले जो कुछ सोच रहा हूँ समझ गई है। हाँ, बकौल इसके शरीर त्यागा जा सकता है,
दूसरे के शरीर में कायाहीन शरीर से प्रवेश किया जा सकता है, तो फिर बिना बोले शब्दों को भी क्या पता सुन लेती हो, समझ लेती हो। वो घास पर बैठ जाती है। फूलों के पेड़ नुमा ऊंचे पौधे से फूल गिरता है, उसकी नाक के कोने को छूता हुआ उसके गोदी में सरक जाता है। वो साड़ी से सर ढक लेती है। अब अंधेरे ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। मुझे उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगता है पक्षियों की तरह नीचे झुके उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे हैं। क्या वो रो रही है? वो हाथ ऊपर उठाती है, साड़ी के कोने से आंखें पहुंचती है, और उसी वक्त मेरी आत्मा से 2 लंबे हाथ बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ते हैं। इस बार इन बढ़ते हुए हाथों को मैं रोक नहीं सकता, रोकना नहीं चाहता। मैं नीचे झुककर उसके कंधों के नीचे के हिस्से पर अपना हाथ रखता हूँ और थोड़ा सा जोर लगाकर उसे खड़ा कर देता हूँ। उसके जिप्सी रंग फिर हिलते हैं। मैं उंगलियों से छूकर इनका हिलना बंद कर देता हूँ। फिर इसी क्षण पता चल जाता है कि नियति ने, यानी कि डेस्टिनी ने द्वंद्व युद्ध में मुझे हरा दिया है। जो कुछ डेस्टिनी ने तय किया हुआ है उसे बदला कैसे जा सकता है। मैं उसे कहता हूँ, यू आर अ सिली लिटिल गर्ल, और वो मुस्कुरा देती है। तभी भारी कदमों की आवाज़ आती है। भट्टी है। क्यों, क्या अभी तक सुलह नहीं हुई? चलो खाना खा लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी की लड़ाई बाद में निपटा लेना। मैं भट्टी को बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच की लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। मैंने हथियार डाल दिए हैं। चलो फिर बता दूँगा। अंधेरा गहरा हो गया है। राधा संभल कर पैर रखती है, कहीं गीली क्यारियों में पैर ना आ जाए। भट्टी उसकी बाँह थाम लेता है। मैं उन दोनों के पीछे पीछे चलता हुआ बैठक में पहुंच जाता हूँ। राधा का चेहरा एकदम धुला धुला लग रहा है। इस बात को सब लोग नोट करते हैं। वो रवि की माँ के पास जा बैठती है। माँ हाथ बढ़ाकर उसे बालों में अटके लंबे तिनके को बाहर निकालती है, देखती है और नीचे फेंक देती है। निर्जता की समीपता की इस छोटी सी क्रिया ने राधा को कहीं छू लिया है। उसकी आंखें भर आई हैं। आज वो बहुत कमज़ोर हो गई है। माँ उसकी भरी आंखों को देखती है। राधा अपने पर काबू पाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नहीं। माँ हाथ पकड़कर उसे उठाती है, बाथरूम की तरफ ले जाती है। क्यों रो रही है? तुमने फिर से कुछ कह दिया? रवि मुझसे पूछता है। उसके पिता जवाब देते हैं, नहीं, संतोष ने कुछ नहीं कहा। शी इज़ इन लव, और प्यार हमें हमेशा कमज़ोर बनाता है। इन लव पापा? बट विद होम? जवाब जूही देती है मेरी ओर देखते हुए। रवि, हमेशा बहस किया करो, लेकिन हर समय नहीं। पापा ठीक कह रहे हैं। रवि हम सबकी ओर हैरानी से देख रहा है। पापा मुझे कहते हैं, संतोष, रवि की माँ बता रही थी कि राधा ने बहुत दुख पाया है। शायद तुमने उसे राधा के बारे में बताया होगा। टेक केयर ऑफ हर। सर ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलती लग रही है। वो कहा लगाकर हंसते हैं। मैं झेप जाता हूँ। रवि और भट्टी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। सिर्फ जूही है जिसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी का कोई भाव नहीं। रवि की माँ और राधा कमरे में वापस आती हैं। दोनों इस तरह से मुस्कुरा रही हैं जैसे कोई रहस्य बांट कर शेयर करके मुस्कुराया जाता है। रवि के पिता कैप्टन सिंह से कहते हैं, सिंह, सबके लिए वाइन मंगवाओ, फॉर लेडीज़ आल्सो। मैं राधा की ओर देखता हूँ। वो कहते हैं, राधा बेटा, अब ज़्यादा डॉक्टरी मत झाड़ना, वाइन कुछ नहीं कहती। बेरर लंबे लंबे गिलासों में लाल वाइन डालता है। हम सब गिलास उठाते हैं और वो कहते हैं, लेट्स विश संतोष अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। अब ये सब गिलास उठाकर मुझे विश करते हैं। रवि मुंह बनाकर कहता है, पापा, आपने वाइन पिलाकर मुंह का टेस्ट बिगाड़ दिया। बेटे, मुझे ना बताओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे कमरे में बॉटल पड़ी है, तुम और भट्टी खाने के बाद भी पियोगे। रवि की माँ और राधा अब भी मुस्कुरा रही हैं। ममा, ये पार्टनरशिप में कौन सी हंसी आ रही है? क्या सीक्रेट शेयर हुआ है? कल तक पता चल जाएगा आपको बेटे, उसने अपने पति की ओर देखते हुए कहा। अब वो भी उन दोनों के सीक्रेट हंसी में शामिल हो गए हैं। खाना ख़त्म हुआ। शुरू सर्दी की हवा अंदर आ रही है। हम सबको चिकोटियाँ काट कर रोशनदानों में जा बैठती हैं। खाने के कमरे से उठकर हम कॉफ़ी पीने के लिए बैठक में आते हैं। राधा के कंधे थोड़े सिकुड़ गए हैं। सर्द हवा उसकी शॉल के कवच को तोड़ तोड़ रही है। रवि की माँ मिसेस खन्ना से कुछ कहती हैं। मिसेस खन्ना बैठक से बाहर जाती हैं और थोड़ी देर में उनका चमड़े का कोट लेकर लौटती हैं। रवि की माँ राधा को कोट पहनाती है। उसके चेहरे पर छोटा सा इनकार देखकर कहती है, लौटा देना बेटा, बाहर सर्दी बढ़ गई है। रवि के पिता काले चमड़े के कोट के कंट्रास्ट में पहले से कहीं ज़्यादा सुनहरा पड़ गया राधा का चेहरा देखते हैं।
पत्नी की ओर देखकर कहते हैं, राधा को देखकर जी करता है फिर से जवान हो जाऊं। और उसके गोल्डन एप्पल चेहरे पर सुर्खी दौड़ जाती है। मैं सबसे पहले कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ, मैगज़ीन स्टैंड तक जाता हूँ। भट्टी मेरी ओर देखता है और इशारे से उसे पास बुलाता हूँ। वो उठता है, रवि भी आ जाता है। मैं उसे बताता हूँ, सुन भट्टी, मैं तेरी मोटरसाइकिल ले जाऊँगा राधा को घर तक छोड़ने के लिए। कल संडे है, दोपहर को आकर ले जाना। और मैं और जूही कैसे जाएंगे? ओए खोते, मैं जीप पर छोड़ाऊँगा ना। आगे भी सुन ले, ये तेरी माँ का यार रात को रहेगा भी शेरनी के घर। भट्टी की मूछें हिलती है। रवि घूर कर हंसने से रोकता है। अब इन दोनों के चेहरे पर भी वही सीक्रेट मुस्कान है जो राधा, रवि की माँ और पिता के चेहरे पर थोड़ी देर पहले थी। सब उठ ठहरे हैं। माँ रवि से कहती है, बेटा तू राधा को जीप पर छोड़ा। सॉरी मामा, मुझे नींद आ रही है। संतोष राधा को मोटरसाइकिल पर ड्रॉप कर देगा। वो हस्बैंड की ओर देखती है। मैगजीन स्टैंड के पास हुए हम तीनों की बातों को वो भांप लेते हैं। मेरी ओर देखकर कहते हैं, गुड टैक्टिक्स। फिर रवि को हल्के से आंख दबाकर कहते हैं, बड़ी जल्दी नींद आ गई। हाँ भाई, नींद बेचारी का जवानी के आगे क्या बस। अब हमारी तरह थोड़े हैं, आधी रात तक राधा के चेहरे को याद करते हुए करवट बदलते रहेंगे। माँ उन्हें प्यार से डांटती है, यू आर बीइंग नॉटी। भट्टी मुझे अपने चमड़े के दास्ताने देता है। जूही अपना स्कार्फ उतार कर मेरे सर पर बांधती है। हम सब एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं। मोटरसाइकिल पहली किक में स्टार्ट हो जाता है। भट्टी मुझे घूर कर देख रहा है, जोर से कहता है, देख तमीज़ से चलाना, और राधा तुम जरा संभल कर बैठना। वो पीछे बैठ गई है, सीट को साइड से पकड़ रखा है। पता नहीं कि मर्द की कमर को पकड़ कर बैठना चाहिए। अंदर ही अंदर हंसता हूँ, फाटक आने तक समझ जाएगी। मोटरसाइकिल की आवाज़ गेट पर खड़े कांस्टेबल ने सुन ली है, लेकिन वो गेट खोलता नहीं। उसे पता है रात को हम लोग गेट के एक और बने छोटे दरवाजे से, जहाँ वो खड़ा होकर पहरा देता है, मोटरसाइकिल निकाला करते हैं। मैं रेस देता हूँ। पहरेदार हम लोगों की इन हरकतों पर मज़ा लेता है। वो आखिरी क्षण छोटे दरवाजे से कूद कर परे हटेगा। मोटरसाइकिल में चौथे गियर में डाल चुका हूँ। राधा का शरीर तन रहा है। उसके शरीर से निकलने वाली डर की तरंगों को मैं महसूस कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल बंद फाटक की ओर बढ़ रही है। मैं स्पीड को और बढ़ा देता हूँ। वो दोनों बाहें मेरी कमर के गिर्द लपेट लेती है। पहरेदार उछल कर छोटा दरवाज़ा खाली करता है। मैं जांघों के दबाव से मोटरसाइकिल एक और झुकाता हूँ और इसे थोड़ा सा मोड़कर छोटे दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। आगे ढलान है। पेट्रोल बंद करता हूँ। मोटरसाइकिल की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। उसने अब भी मेरी कमर को कसकर पकड़ रखा है। एक हाथ छोड़कर दोनों हाथों थपथपाता हूँ। ठंडे पड़े हैं, सर्दी से या डर से। मैं मोटरसाइकिल रोकता हूँ। वो नीचे उतरने को होती है। मैं रोक देता हूँ। उसके बैठे ही गाड़ी स्टैंड पर लगाता हूँ। चेहरा देखता हूँ। डरी हुई है, लेकिन आंखों में चमक है। खतरा हमें डराता है तो थ्रिल भी तो देता है। अगर छोटे दरवाजे से टक्कर हो जाती तो क्या, मेरी दोनों कलाइयाँ फ्रैक्चर हो जाती, फिर तुम्हारे हॉस्पिटल में आ जाता। इतनी तेज़ चलाते क्यों हो? इस उम्र में कॉलेज के लड़कों वाली हरकतें मत किया करो, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। देखो, हर वक्त बूढ़ी औरतों की तरह ये ना करो वो ना करो कि रट मत लगाया करो। लिव डेंजरसली। मैं ग्लव्स उतार कर उसे पहनने को देता हूँ। वो नामे सा हिलाती है। तुम चला रहे हो, सर्दी लगेगी। मुझे सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं लगती। और मैं अपने एक हाथ में उसके दोनों हाथ पकड़कर दास्ताने डाल देता हूँ। मोटरसाइकिल स्टार्ट होते ही वो मुझे कमर से पकड़ लेती है। हंसता हूँ, तो इसे इतनी जल्दी बैठना आ गया? उसे पता चल जाता है कि मैं हंस रहा हूँ। मेरे पीठ पर हाथ मारती है। बाज़ार आ गया है। सड़कें लगभग खाली हैं। बत्तियों का धुंध ने घेराव कर रखा है। सिगरेट की दुकान के पास मोटरसाइकिल रोकता हूँ। वो मुझे जानता है। 2 पैकेट आगे बढ़ाता है। उसे रात के कोटे का पता है। जेब में हाथ डालने की सोचता हूँ, रुक जाता हूँ। कपड़े तो रवि के पहन रखे हैं। साले ने कपड़े देने से पहले पर्स निकाल लिया होगा। मैं हल्के से सर हिलाता हूँ। सिगरेट वाला जवाब में मुस्कुराता है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। राधा का घर आ गया है। मैं गेट के पास मोटरसाइकिल रोकता हूँ। वो कुंडा खोलने के लिए नीचे उतरना चाहती है, पर मैं रोक देता हूँ। हाथ बढ़ाकर कुंडा खोलता हूँ। उसके बरामदे तक की 15 गज लंबी जगह को आंखों से मापता हूँ। बरामदे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाता हूँ और मोटरसाइकिल को रेस देकर क्लच छोड़ देता हूँ। अगला पहिया सीढ़ी पर चढ़ गया है। दरवाजे से टकराया हैंडल दाएं मोड़ता हूँ।
मोटरसाइकिल टेढ़ा होकर लगभग ज़मीन से छूता है और पिछला पहिया भी सीढ़ी पार कर जाता है। वो नीचे उतरती है, कांप रही है। हाथ उसके कंधों पर रखता हूँ, कांपना बंद कर देती है। तभी भट्टी ने कहा था कि मोटरसाइकिल तमीज़ से चलाना। मैं जवाब में मुस्कुराता हूँ। बरामदे से नीचे उतरकर गेट का कुंडा लगाता हूँ। वो ताला खोल चुकी है, अंदर जाने लगती है। हाथ पकड़कर रोक देता हूँ। हैरानी से मुझे देख रही है। कहते हैं शादी की पहली रात बीवी को उठाकर कमरे में ले जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे मैं उसे उठा लेता हूँ। जोर बिल्कुल नहीं लगता। जब पहली बार देखा तो ठीक सोचा था, इतनी हल्की है कि फूंक से उड़ जाए। मैं बेडरूम में उसे पलंग पर लिटाता हूँ। पहली रात की बात से शायद उसे शौक लगा है। आंखें फाड़ मेरी ओर देख रही है। चमड़े के कोट के बटन खोलता हूँ और उसके कंधों के नीचे हाथ रखकर उसे आधा ऊपर उठाता हूँ और कोट उतार देता हूँ। काले रंग की कोट की बाहों से सुनहरे सेब रंग की बाहें बाहर निकलकर लश्कारे मारती हैं। नीचे झुककर उसके कंधे की हड्डी चूमता हूँ। वो थर थर काँप रही है। मेरा मुंह हाथ से परे करती है। धीमी आवाज़ में कहती है, संतोष प्लीज़ नहीं। मैं उसके बालों में हाथ डालकर उसका सर ऊपर उठाता हूँ और सख्त आवाज़ में कहता हूँ, बोलो मत। इस मैजिक मोमेंट को मत तोड़ो। तुम जानती हो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। मैं उसके हाथों को छोड़ता हूँ। जहाँ से कसकर पकड़े थे उस जगह उंगलियाँ फेरता हूँ। जानता हूँ बाल खींचने से दर्द हुआ होगा। अब उसने मुँह उल्टा करके मेरी गोद में रखा है। पीठ जोर जोर से हिल रही है। जानता हूँ बेआवाज़ रो रही है। 10 सालों से थमी आंसुओं की झील जम गई है। आज उसमें दरारें पड़ रही हैं, टूटकर पिघल रही है। आंखों के बांध तोड़कर पानी बाहर आ रहा है। अच्छा है। उसकी पीठ का हिलना बंद हो गया। उसके कंधों के नीचे हाथ रखकर उसकी करवट बदल कर सीधा कर देता हूँ। उसकी आंखें अब भी पनियाई हुई हैं। उसके होठ का किनारा धीरे धीरे हिल रहा है और चेहरे पर तपिश भी आ गई है। आंखों का काला रंग कहीं भी भूरा होना शुरू नहीं हुआ। सारा दुख आंखों के रास्ते बाहर बह गया है। जहाँ दांत पर चढ़े दांत के कारण होठ थोड़ा सा टेढ़ा है, उस जगह को चूमता हूँ। वो मुझे देखती है, फिर लाइट की ओर देखती है। जानता हूँ बुझाने के लिए कह रही है। मैं नामे सर हिला देता हूँ। आज तो पूरी की पूरी राधा को देखना है। वो अंगूठे और तर्जनी के बीच एक एक बटन पकड़कर उन्हें खोलती है। मैं उठ खड़ा होता हूँ, उसकी और पीठ करके कमीज़ उतारता हूँ। मुड़ने लगता हूँ तो पीठ पर हाथ रखकर मुझे रोक देती है। अब वो भी उठ ठहरी है। दोनों हाथ मेरी पीठ पर फेरते हुए कहती है, माय गॉड संतोष, तुम्हारी पीठ कितनी खूबसूरत है। मैं जानता हूँ भट्टी ने एक बार आगाह किया था कि तुम्हारी पीठ देखकर काटने को जी चाहता है। अब उसने मेरी पीठ को अपनी दोनों बाहों में कस लिया है। उसके शरीर के उठाव को, उसके दबाव को पीठ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से परे करता हूँ। पलट कर उसके सर को अपनी ओर खींचता हूँ। छाती के निचले हिस्से तक पहुँच रही है। वो मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाकर कहती है, तुम बहुत टॉल हो, अब मुझे हमेशा हाई हील के सैंडल पहनने पड़ेंगे। मैं उसके सर को हथेली से दबाकर उसको थोड़ा मुंह नीचे कर देता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बोले। पीठ पर हाथ बढ़ाकर उसकी ब्रा का हुक खोल देता हूँ। वो उड़ान भरने लगे परिंदे की तरह बाहों के पंख आधे ऊपर उठाती है, हल्के से इन्हें हिलाती है। मैं उसे बिस्तर पर लिटाता हूँ। वो कंधों पर लाल रंग का कंबल खींच लेती है। मैं उसे आंखें बंद करने का संकेत करता हूँ। क्षणांश के लिए मैं हैरान होता हूँ और वो हैरान रह जाती है कि और फिर आंखें मूंद लेती है। मैं वहीं कालीन पर पैंट उतार कर उसके साथ कंबल में लेट जाता हूँ। बेड पर सिरहाना एक ही है जो उसके सर के नीचे है। खींच कर अपने सर के नीचे कर लेता हूँ। अपनी बाईं बाह को अंग्रेज़ी के अक्षर वी के आकार में मोड़कर उसका सर इस पर रख देता हूँ। वो अब भी सीधी लेटी है, मेरी और अभी तक करवट नहीं ली। उसके दाएं कंधे को एक हाथ में पकड़कर उसका मुंह अपनी ओर कर लेता हूँ। वो मुझे देखती है, मेरी वी बनी बाह के जोड़ में मुंह छुपा लेती है। मैं इसकी पीठ पर हाथ फेर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरी उंगलियाँ छूती हैं वहाँ वहाँ हल्की कपकपाहट होती है। वो हिस्सा कस जाता है, तन जाता है। वो मुंह ऊपर उठाती है, आंखों से छोटी सी मुस्कान छलांग लगाती है और होठों पर आ बैठती है। होठ हिलते हैं। दांत पर चढ़ा दांत मखमल में रखे मोती सा चमकता है। मैं उसके बाल पकड़कर सर ऊपर करता हूँ और दांतों के बीच उसके होठों के कोने को दबा लेता हूँ। ज़बान से दांत पर चढ़े दांत को छूता हूँ। बिल्कुल मोती की तरह ठंडा है। उसके होठ अभी तक कसकर बंद है। मैं अपने दांतों के बीच दबे उसके होठों के किनारे को धीरे से काटता हूँ। उसके होठों की सांकल खुल जाती है।
अब उसके पूरे के पूरे होठ मेरे मुंह में है। मेरी जीभ उसके दांतों को छू रही है। खिड़की पर हवा दस्तक देती है, कहती है इसे छोड़ दो, इसे सांस चढ़ गई है। मैं अपना मुंह परे कर लेता हूँ। हवा दस्तक देना बंद कर देती है। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। उसके नाक के सिरे पर पसीने की छोटी सी बूंद चमक आई है। अपनी छोटी उंगली से इसे छिटक देता हूँ। अब उसका सर मेरी छाती पर है। हमारे बीच की कुछ इंचों की दूरी को उसने फलांग लिया है। वो मेरे साथ लगी हुई है। उसका शरीर फिर से कांपना शुरू हो जाता है। मैं उसके ऊपर से अपनी दाईं बाँह चारपाई के नीचे लटकाता हूँ और कालीन पर पड़ी अपनी पैंट उठाता हूँ। जेब से सिगरेट और माचिस निकाल कर पैंट फिर नीचे फेंक देता हूँ। वो मेरी ओर देखती है। रोकने का कोई संदेश उसकी आंखों में नहीं है। मैं सीधा होकर लेटता हूँ। उसका सर अपनी छाती पर रखता हूँ। सिगरेट सुलगाता हूँ। आसपास देखता हूँ। एस्ट्रे नहीं है। तीली बुझाकर माचिस में डाल देता हूँ। माचिस आधी खोलकर सिरहाने के पास रखता हूँ। राख इसी में डाल दूँगा। मेरा ख्याल है कल मैं 2-3 एस्ट्रे खरीद लूँगी, वो कहती है। मैं जवाब में उसका माथा चूम लेता हूँ। फिर सिगरेट उसके होठों के पास करता हूँ। वो ना में सर हिलाती है। कम ऑन कहकर उसके होठों में सिगरेट लगाता हूँ। वो कश लेती है। एकदम से धुआं बाहर निकाल देती है। कुछ काम आराम से करने चाहिए। धुआं धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। वो दूसरा कश लगाकर आहिस्ता आहिस्ता धुआं बाहर निकालती है। अच्छा लगता है। ठीक है, बस और नहीं। मैं सिगरेट उसके होठों से निकाल लेता हूँ। अब वो मेरे कंधे के पास अपना सर रख कर मुझसे पूछती है, संतोष तुम मुझसे दुश्मनों की तरह पेश क्यों आते रहे? इसलिए कि मुझे दोस्त बनने बनाने में डर लगता है। फिर तुम्हें देखा था तो उसी क्षण पता चल गया था कि मेरी डेस्टिनी तुम हो, लेकिन मानना नहीं चाहता था। इससे लड़ाई करता रहा। आज शाम को इस सच का पता चला कि डेस्टिनी से लड़ा नहीं जा सकता और अब हम दोनों साथ हैं, साथ साथ लेटे हैं। मैं ढीठ किस्म का आदमी हूँ। जो कुछ सच है, जो कुछ होना है, मुझे इसका पता भी हो तो लड़ाई किए बिना, स्ट्रगल किए बिना इसे मानता नहीं। मैं सिगरेट बुझाकर माचिस में डाल देता हूँ। हल्का सा धुआं उठकर बल्ब के पास पहुँच गया है। अब उसकी सांसें तेज़ हो गई हैं। गर्म गर्म सांस का सेक मेरे गले पर हो रहा है। हम दोनों के बीच गोल्डन ब्रिज बनना शुरू हो जाता है। सोने का पुल हम दोनों के बीच झूल रहा है। अब मैं पुल पर पहला कदम रखता हूँ। वो भी गोल्डन ब्रिज पर पहला कदम रख देती है। एक एक कदम आगे रखने के साथ साथ मैं उसके बालों को अपनी उंगलियों में फंसाकर लगातार खींचे जा रहा हूँ। अब वो थक गई है। फिर से मेरी वी के आकार में मुड़ी बाहों पर सर रख लिया है। शरीर पर पसीने की पानी की परछाई सी चमक आई है। हाथ फेर कर इस परछाई को पहुँच देता हूँ। उसकी आंखें आधी मूंद गई हैं। ये किसी के शरीर में प्रवेश करने की विद्या सीखने में तुम्हें कितना समय लगा? क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ। 1 साल से ऊपर लग गया। 1 साल तुमने यूँ वेस्ट किया। क्यों? देखो मैंने ये विद्या कितनी जल्दी सीख ली। 5 मिनट भी नहीं लगे तुम्हारे अंदर प्रवेश करने में। यू आर अ रास्कल। उसने मेरा कंधा ज़ोर से काट लिया। अब वो सो गई है। सर अब भी मेरी मुड़ी हुई बाहों पर रखा हुआ है। मेरी बाँह थक गई है। हल्का दर्द हो रहा है। धीरे से उसका सर पीछे सरकाता हूँ। वो आंखें खोलती है। सर फिर से मेरी मुड़ी हुई बाँह पर रखती है और सो जाती है। मैं आधी करवट बदलता हूँ और उसकी पीठ पर हाथ रखकर थोड़ा सा अपनी ओर सरकाता हूँ। उसकी एक बाँह जो कंबल से बाहर है उसे अंदर करता हूँ। वो समतल हो गए पानी के ठहरे हुए पालने में सो जाती है और मैं भी उसके साथ सो जाता हूँ। सुबह मैं राधा से पहले जाग जाता हूँ। किचन में जाता हूँ। हर चीज़ करीने से रखी हुई है। सब डब्बों के बाहर चिट पर लिखा हुआ है कि अंदर क्या है। चाय की पत्ती और चीनी के डब्बे आसानी से मिल जाते हैं। दूध कहीं नहीं मिलता। डब्बों पर लिखी चिटें पढ़ता हूँ। पाउडर के दूध का डब्बा पिछली लाइन में है। बाहर निकाल लेता हूँ। चाय बनाने के लिए थोड़ा सा पानी कोसा करता हूँ। जब मैं उसे छूता हूँ तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी आती है। शायद मेरा रात को यहाँ होना भूल गई है। फिर उसे याद आ जाता है और छोटी सी मुस्कान की किरण होठों पर चटकती है। वेरी गुड मॉर्निंग, वो मुझे कहती है और मेरी छोटी उंगली को धीरे से दांतों में दबा लेती है। चाय के छोटे छोटे सिप भरते हुए वो कहती है, मुझे जगा देते? कप नहीं मिले क्या? मैं उसे बताता हूँ कि बेड टी ग्लासों में पीनी चाहिए और कुछ नहीं तो हाथ तो गर्म हो जाते हैं। वो मुझसे पहले चाय ख़त्म करती है और
गिलास हाथ नीचे लटका कर पलंग के नीचे रख देती है और फिर से मेरी वी के आकार से मुड़ी हुई बाहों पर सर रख देती है। खिड़की से सूरज का टुकड़ा अंदर ताक झाँक कर रहा है, उन बूढ़ों की तरह जो जवानों को छुप छुप कर साथ लेटे देखते हैं और उधार के मज़े लेते हैं। अब किरणों की उंगलियां उसकी आंखों में चुभ रही हैं। वो भी खिड़की से ताकते झांकते सूरज के टुकड़े को देखती है। पता है, सूरज की इस ताक झांक की आदत पर जॉन डन ने इसे क्या गाली दी है? बिजी ओल्ड फूल। वो फिर से उंगलियों से मेरी आंखें मींच देती है। जस्ट अ मिनट कहकर मैं उठता हूँ, खिड़की के पास पहुँचता हूँ। चोरी पकड़े जाने पर बूढ़े सूरज का मुंह फीका पड़ जाता है। मैं खिड़की का कर्टेन खींचकर उसे वहाँ से भगा देता हूँ और फिर से कंबल में सरक जाता हूँ। अब उसकी एक बाँह मेरी छाती पर रखी हुई है। अच्छा, नाश्ते में क्या लोगे? मैं नाश्ता नहीं करता। आज से करना शुरू कर दो। अच्छा, जो मर्जी है बना लो। और मैं सो जाता हूँ। साइकिल की घंटी की आवाज़ से नींद टूटती है। जानता हूँ न्यूज़पेपर वाला है। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है तो वो नहा रही है। बाहर निकल कर अखबार लेता हूँ। मैं उससे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी खरीद लेता हूँ। अभी से नौकरी की तलाश करनी चाहिए ना। मैं उन खाली जगहों पर पेंसिल से निशान लगा रहा हूँ जो मेरी एजुकेशन के अनुसार मुझे मिल सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? वो शायद नहा चुकने के बाद मेरे पीछे आ ठहरी है, जिसका मुझे पता नहीं चला। कोई ठीक ठाक नौकरी खोज रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या? हम शादी नहीं कर रहे क्या? फिर नौकरी तो करनी है ना। उसकी आंखों का रंग भूरा पड़ना शुरू हो जाता है। होठ थोड़ा टेढ़ा हो गए हैं। दांतों पर दांत चढ़ा चमकता है। हैरान हूँ, उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। मेरे हाथ से रोजगार समाचार खींचकर रद्दी अखबारों के ढेर पर फेंक देती है। तुम मर्द लोग औरत को लेकर हमेशा फ्यूडल किस्म के क्यों होते हो? इसे पालना है, इसका बोझ उठाना है, घर में बंधा बंधा है, पैसा लाना है ताकि टांग ऊपर रहे। जानते हो मेरी पे कितनी है? तुम जैसे हो, जिस तरह से जीते हो, मुझे वैसे ही अच्छे लगे हो। नौकरी वाले मर्द से शादी करनी होती ना तो कब की कर लेती। मैं उसे कोई जवाब नहीं देता। बहस करके इस सुबह के मैजिक को तोड़ना नहीं चाहता। अच्छा चलो नाश्ता कर लें। वो अब भी बात के जवाब का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, जो तुम कहती हो ठीक है, चलो अब कुछ खा लें। और सुनो शेरनी, तुम अपने हॉस्पिटल वालों के लिए हो, मेरे लिए नहीं, समझी? वो सहज हो जाती है। नाश्ता करते हुए मैं उससे पूछता हूँ कि उसके पास कुछ रुपए हैं और बताता हूँ कि मुझे उसके लिए जीन्स और शर्ट खरीदनी है। मोटरसाइकिल पर साड़ी वाड़ी पहन कर नहीं बैठा करते, कभी चेन में फंस गई तो। वो ऐतराज़ करती है कि अब इस उम्र में और इस नौकरी में उसे जीन्स नहीं पहननी। मैं उसे छेड़ता हूँ, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी उम्र को? यू हैव पैशन ऑफ अ टीनेजर। वो बहाना करती है कि उसके पास नाप नहीं है, टेप नहीं है। कोई बहाना नहीं, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। रवि को फ़ोन कर दूँगा, खाना वहीं खाएंगे। और हाँ, 300-400 रुपये मुझे दे दो। वो दूसरे कमरे में जाती है। अचानक कार्निंग पर रखी निक्की की फ़ोटो पर निगाह पड़ती है। तस्वीर में बैठी हिल रही है बाहर आने के लिए। तभी याद आता है आज संडे है, राधा ने निक्की से मिलने जाना होगा। तय कर लेता हूँ, मैं भी साथ जाऊँगा। वो मुझे रुपए पकड़ाती है। सुनो, आज तुम्हें निक्की से नहीं मिलना क्या? मैं भी चलूँगा, उसे अपने साथ ले आएंगे। वो हौले से कुर्सी पर बैठ जाती है। चेहरे का सुनहरे सेब का रंग फीका पड़ना शुरू हो गया है। मुझे याद दिलाती है कि निक्की उसके साथ किसी भी मर्द को देखकर डर जाती है। अब उसके लिए हर पुरुष उसका मरा हुआ बाप है, क्रूर, ड्रग एडिक्ट और पक्षु। क्या मेरा निक्की से मिलना ठीक है? इस बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। देखो राधा, बात टालने से कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए कदम भी उठाने पड़ते हैं। फिर निक्की को आज नहीं तो कल सब कुछ बताना ही है। तुम ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर मैं निक्की की माँ को हैंडल कर सकता हूँ तो निक्की को भी कर लूँगा। वो अब भी सर झुकाए कुछ सोच रही है। लगता है फिर यहाँ से अनुपस्थित हो जाएगी। उसका कंधा छूका चेयर अप कहता हूँ और थोड़ी देर में लौटने का कहकर बाहर निकल जाता हूँ। हम निक्की के स्कूल के गेस्ट रूम में बैठे हैं। उसके स्कूल की मदर वहाँ आती हैं। राधा मेरा परिचय कराती है। वो राधा की जीन्स, कमीज़ और चमड़े के कोट को देखती हैं। उसके चेहरे की धुली धुली चमक को देखती हैं, मुझे देखती हैं और फिर सब कुछ समझ जाती हैं। लगता है उसका चेहरा कुछ उदास हो गया है। शायद वो निक्की के क्रूर अनुभवों के बारे में जानती हैं। गॉड ब्लेस यू कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। छोटे छोटे कदमों की छोटी छोटी आवाज़ें आ रही हैं। निक्की पहुंच रही है। राधा उठकर दरवाजे पर पहुंच जाती है।
वो माँ को देखती है, उसके कपड़ों को देखती है, ठिठकती है और फिर किलकारी मारकर उसके गले में झूल जाती है। हो ममा, यू लुक फैंटास्टिक इन दिस ड्रेस। राधा उसका माथा चूमती है। निक्की को देखकर पहला एहसास ये होता है कि अपनी उम्र के हिसाब से वो लंबी है। साथ साथ खड़ी माँ बेटी छोटी बड़ी बहनें लगती हैं। दूसरा एहसास ये होता है कि हूबहू वही निक्की है जो तस्वीर में हिलती जुलती रहती है। एक कदम उठाकर तस्वीर से बाहर आ गई हो। मैं कुर्सी से उठता हूँ। निक्की को पता चल जाता है कि कमरे में कोई और है। दरवाजे के पास पहुँचता हूँ। अब उसने माँ का हाथ छोड़ दिया है। मेरा चेहरा देखने के लिए उसे अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ रहा है। आंखों से निकलकर हल्की सी काली परत उसके चेहरे पर फैल जाती है। राधा टेंस आवाज़ में उसे कहती है, ये संतोष है। वो बड़ी बेदिली से हेलो कहकर दरवाजे के बाहर निकल जाती है। राधा अब भी टेंस है। उसका चेहरा कह रहा है, मैंने तो बताया था ना। मैं जवाब में आश्वासन से मुस्कुराता हूँ। अब माँ बेटी आगे चल रही हैं, मैं पीछे। अभी उन दोनों के बीच में आने की जल्दी मुझे नहीं है। जानता हूँ पिछले 9 साल से जो प्रेत निक्की के कंधों पर सवार है उसे उतार कर फेंकने में वक्त लगेगा। कड़ा मुकाबला होगा। राधा उससे स्कूल के बारे में पूछ रही है। वो हर बात का जवाब बोल कर नहीं बल्कि हाँ या ना में सर हिलाकर दे रही है। हम स्कूल के गेट के बाहर पहुँच जाते हैं। निक्की माँ को देखती है, मुझे देखती है, मोटरसाइकिल को देखती है और सर झुकाए खड़ी है। बैठेंगे कैसे? राधा पूछती है। मैं तस्वीर में ही देख चुका था कि निक्की के बाल कटे हुए हैं और चेहरे पर बिखरे रहते हैं। अपनी जैकेट की जेब से स्कार्फ निकालता हूँ। निक्की के दोनों गालों पर बिखरे बाल पीछे कर देता हूँ और उसके सर पर बांध देता हूँ। फिर उसे आगे बैठने के लिए कहता हूँ। मैं बुलेट स्टार्ट करता हूँ। निक्की मेरे आगे बैठे मेरी दोनों बाहों के घेरे में सुरक्षित है। वो बिना हिले डुले बैठी है, स्प्रिंग की तरह कसी हुई। मैं बुलेट रोकता हूँ। निक्की का पैर नीचे बाईं तरफ ब्रेक पर रखता हूँ। उसे बताता हूँ कि स्पीड कम करनी हो तो इसे धीरे से दबाना होता है। फिर एक्सीलेटर उसका हाथ खोलकर उसकी मुट्ठी में पकड़ाता हूँ। बताता हूँ कि इससे गति कम करते हैं, बढ़ाते हैं। ये सब तुम निक्की को क्यों बता रहे हो? राधा हैरानी से पूछती है। इसलिए कि अब आगे बैठ कर निक्की मोटरसाइकिल चलाएगी। नो, इट्स डेंजरस, वो सख्त आवाज़ में मुझे कहती है। निक्की अब तक स्पीड की थ्रिल को महसूस कर चुकी है। हो ममा, डोंट बी अ मिसी। मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे साफ पता चलता है कि मेरे और निक्की के बीच का परिचय का पहाड़ थोड़ा हिला है। हैंडल मैंने संभाल रखा है, एक्सीलेटर वो दे रही है। उसे कहता हूँ कि डरो मत, स्पीड थोड़ी और बढ़ाए। आप अपने लेफ्ट पैर से क्या कर रहे हैं? स्पीड बढ़ाने के साथ गियर भी तो बदलना पड़ता है। नहीं, मुझे बदलने दीजिए। नहीं, एक दिन में सब कुछ सीखेगी क्या? नेक्स्ट टाइम। स्कार्फ से उसके बाल बाहर निकल आए हैं। हवा इन बालों को मेरे चेहरे पर पटक रही है। मैं उसे कहता हूँ कि स्पीड थोड़ी कम करे, हैंडल को हौले से पकड़े रखे। फिर मैं हैंडल छोड़ देता हूँ। राधा कांपती है। मेरी कमर पर उसका कसाव बढ़ जाता है। वो नहीं जानती कि असल में मैंने अपने दोनों पैरों के दबाव से मोटरसाइकिल बैलेंस कर रखी है। मैं निक्की का स्कार्फ खोलकर बाल अंदर करता हूँ, फिर से स्कार्फ बांध देता हूँ। हैंडल पर हाथ रखने लगता हूँ तो वो रोक देती है। नहीं, मैं चलाऊंगी। अब उसके जिस्म में कहीं तनाव नहीं। लगता है कि उसके मरे हुए बाप का प्रेत उसके कंधों से नीचे उतरने के लिए हिल रहा है। वो स्पीड बढ़ा रही है। राधा उसे तेज़ न चलाने के लिए रोकती है। मैं उसके हाथों को थपथपाकर उसे हौसला देता हूँ। आगे जीप जा रही है। सड़क का ये टुकड़ा लगभग आधा किलोमीटर सीधा है। बीच में कोई तीखा मोड़ नहीं। अंदाज़ा लगाता हूँ कि जीप की गति 60 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए। जीप से आगे निकालें? निक्की कहती है। नहीं, पहाड़ों में ओवरटेक नहीं किया करते। प्लीज़ आप आगे निकालो ना, बड़ा मज़ा आएगा। स्पीड के रोमांच ने उस पर बिल्कुल काबू पा लिया है। मैं सोचता हूँ ना कर दूँ। फिर सोचता हूँ शायद उसकी बात मानने से अपरिचय का पहाड़ थोड़ा तो हिल जाए। उसके हाथों से हैंडल लेता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ, छोटा सा हॉर्न देता हूँ। जीप का ड्राइवर हाथ उठाकर अपना पीछा देखने वाला शीशा एडजस्ट करता है। शीशे में उसे मोटरसाइकिल दिखाई देती है। वो भी स्पीड बढ़ा देता है। जानता हूँ रास्ता नहीं देगा। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को रास्ता देने में अपनी हटी महसूस करती है। अब मोटरसाइकिल का अगला पहिया जीप के पिछले हिस्से के पास है। जीप का ड्राइवर ना में हाथ हिला रहा है, वो भी मज़े ले रहा है। मैंने आते हुए नोट कर लिया था कि जहाँ सीधा सड़क का तीखा मोड़ है वहाँ रास्ता चौड़ा है। मैं मोटरसाइकिल की स्पीड और कम कर देता हूँ। अब जीप का ड्राइवर लगातार हाथ हिलाकर खिलवाड़ कर रहा है।
वो बाएं तरफ बिल्कुल किनारे पर जीप चला रहा है ताकि मैं ओवरटेक ना कर सकूं। मुझे पता है मोड़ आया कि आया। राधा से कहता हूँ मुझे कस कर पकड़ ले। निक्की के बाहों के घेरे में जकड़ कर एक्सीलेटर खोल देता हूँ। मोटरसाइकिल गरजती है और मैं रॉन्ग साइड से जीप को ओवरटेक कर लेता हूँ। राधा अब भी थर थर काँप रही है। निक्की ठीक उस ड्राइवर की तरह हाथ हिलाकर उससे खिलवाड़ कर रही है। मोटरसाइकिल दंदनाती हुई आगे बढ़ रही है। जीप की गति धीमी पड़ गई है। उसे पता है मुझे ओवरटेक कर नहीं कर सकेगा। मैं राधा से पूछता हूँ कि उसके घर चलें या सीधे रवि के। वो कहती है रवि के यहाँ ही चलते हैं। मैं निक्की को बताता हूँ कि रवि कौन है, उसके पिता क्या है। गवर्नर हाउस जाने की बात सुनकर वो खुश हो जाती है। बड़े गेट से पहले ही मैं हॉर्न देता हूँ। छोटे दरवाजे पर खड़ा कांस्टेबल थोड़ा परे होता है और निक्की को बाहें अंदर की ओर सिकोड़ने के लिए कहकर मैं छोटे दरवाजे से बुलेट अंदर कर देता हूँ। सोचता हूँ शायद रवि गेस्ट रूम में हो। राधा से समय पूछता हूँ। बताती है 12 बजने से ऊपर हो गया है, तो रवि ड्राइंग रूम में ही होगा। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर रवि और भट्टी बाहर बरामदे में आ जाते हैं। तो रवि ने भट्टी को भी यहाँ बुला लिया है। सुबह फ़ोन पर रवि को निक्की के बारे में बताया था। उसने बाकी सबको भी बता दिया होगा। राधा भट्टी से कहती है क्या बात है, आज संडे को यूनिफॉर्म में? और हाँ, ये मेरी बेटी है निक्की। भट्टी निक्की को देखता है। उसके कंधे के नीचे हाथ रखकर यूं ऊपर उठा लेता है जैसे गुड़िया हो, और फिर पटाखे की आवाज़ करते हुए उसके दोनों गालों पर चुम्मा लेता है। भट्टी की मूछें उसके गालों को छूती हैं, हल्का सा चुभती हैं। वो गालों पर हाथ फेर रही है मुस्कुरा रही है। राधा रवि से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। ये रवि हैं, एयरफोर्स में पायलट। रवि किसी शहजादे के अंदाज में नीचे झुकता है, निक्की का हाथ पकड़ता है, उसकी उंगलियों को होठों से छूकर कहता है गुड मॉर्निंग स्वीट यंग लेडी। निक्की थोड़ा शर्मा गई है। आपको प्लेन उड़ाने में डर नहीं लगता? बहुत लगता है स्वीट हार्ट, पर ना उड़ाऊँ तो नौकरी से निकाल देंगे ना। वो हमारे साथ खुश खुश बैठक में आती है। रवि की माँ जूही बैठी बातें कर रही हैं। माँ आगे बढ़कर निक्की के सर पर हाथ फेरती हैं, उसे आगे खींचकर अपने साथ लगा लेती हैं, फिर मेरा माथा चूमती हैं। बट्टी जूही का परिचय निक्की से कराता है। ये मेरी फियांसी जूही है, कैसी लगी? जूही और निक्की हाथ मिलाती हैं। निक्की कद्दावर भट्टी और छोटी सी जूही को देखती है। भट्टी सीना फुलाकर निक्की को कहता है यार निक्की है तो ये गिट्टी सी, लेकिन क्या करूं, वी आर इन लव। सुना नहीं वो क्या कहते हैं, जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ। जूही तुनक का कहती है देख फूक ना ले, याद है कितने महीने मैंने पीछे चक्कर काटे हैं। अब भट्टी राधा के गले को ध्यान से देख रहा है। उसके गले पर जहाँ थोड़ा सा निशान पड़ा हुआ था, सुबह मैंने स्टिकिंग प्लास्टर लगा दिया था। भट्टी की मूछें धीरे धीरे काँप रही हैं। जान जाता हूँ कि कोई बकवास करेगा। उसे आंखों से रोकता हूँ, लेकिन कहाँ। तो फिर ट्रंक बना ही दिया। रवि हंसता है, उसकी माँ जूही हंसती है, राधा शर्माती है और निक्की हैरान होकर पूछती है कि ट्रंक बनाना ये क्या होता है। तभी रवि के पिता अंदर आ जाते हैं। हम सब उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। माँ निक्की से उनका परिचय कराती है। वो बिल्कुल भट्टी की तरह उसको ऊपर उठा लेते हैं, उसके दोनों गालों पर चुम्मा लेते हैं। निक्की को उनकी मूछें थोड़ी सी चुभती है, गाल मल रही है। माँ उन्हें कहती हैं कि इतनी जोर से प्यार नहीं किया करते, फिर अपनी बड़ी बड़ी मूछें तो देखो, बच्ची को चुभ गई। निक्की उनके पास ही खड़ी है, वो उसके सर पर हाथ रखे हुए हैं। अचानक वो उदास हो जाते हैं और मेज़ के पास जा बैठते हैं। उनकी पीठ हिल रही है। वो लोहे जैसे जिस्म और लोहे जैसे दिल वाला आदमी रो रहा है। मैं धीरे से राधा और निक्की को बताता हूँ कि उनकी 1 महीने की बच्ची उन्हीं के हाथों मर गई थी। वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, बहुत तेज़। रवि की माँ पीछे बैठी थी, बच्ची को गोद में लिए। शायद सामने से आ रहे ट्रक ने बिना हाथ दिए मोड़ काटा था। उन्होंने ब्रेक लगाई। मोटरसाइकिल तो स्किड करके रुक गई, लेकिन बच्ची माँ की गोदी से उछलकर सड़क पर गिर गई थी। उसका सर पक्की सड़क से टकराया। वहीं उसी वक्त बच्ची मर गई। वो आज तक अपने आप को माफ़ नहीं कर सके। कमरे की खामोशी और तनाव को दरवाजे के पास बैठे अल्सेशियन के जोड़े ने सूंघ लिया। जोड़ा उठ ठहरा है। सारे कमरे में आंखें घुमाकर देखते हैं, कहीं कोई दुश्मन नज़र नहीं आता। फिर मालिक की पीठ क्यों हिल रही है? छोटी सी गुर्राहट के साथ दोनों उनके पास दाएं बाएं जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी टांगों से मुंह मल रहे हैं। रवि की माँ बाहर चली गई हैं। जानता हूँ थोड़ी देर रोएंगी, हल्की हो जाएंगी, लौट आएंगी। मैं राधा और जूही को माँ के पास बाहर जाने का इशारा करता हूँ।
रवि अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा है। भट्टी अंदर जाता है, जिंक के 2 लार्ज पैग लाता है, एक रवि को पकड़ाता है। उनको देने की हिम्मत ना भट्टी को हो रही है ना मेरी। भट्टी निक्की के हाथ में गिलास पकड़ाता है, उन्हें देने को कहता है। वो पास जाती है, उनकी पीठ छूकर कहती है, प्लीज़ डोंट क्राई। वो मुड़ते हैं, आंखें भरी हुई हैं। रवि उन्हें रुमाल देता है। वो निक्की के हाथ से गिलास लेते हैं, उसका माथा चूमते हैं और एक ही घूंट में पैक ख़त्म कर देते हैं। कैप्टन सिंह आगे बढ़कर उनके गिलास लेता है और कहता है, शैल वी गो इन द लॉन सर। वो हाँ में सर हिलाते हैं और निक्की का हाथ पकड़कर बाहर चले जाते हैं। रवि अंदर गिलास रखने जाता है, वहीं रुक जाता है। मैं और भट्टी जानते हैं और पी रहा है। भट्टी बताता है कि आज मेस में लंच का प्रोग्राम है। मैं उसे कहता हूँ कि रहने दो, रवि कुछ ज़रूर कर बैठेगा। हाँ में सर हिलाकर कहता है कि वो 3 दिन के लिए आज दोपहर को टेम्परेरी ड्यूटी पर बाहर जा रहा है, इसलिए वर्दी पहन रखी है। फिर राधा मेरे बारे में पूछता है। हाँ भट्टी, हम शादी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बात निक्की को नहीं बतानी है। वह हैरानी से देखता है। उसे निक्की के अपने मरे हुए पिता के साथ क्रूर अनुभवों के बारे में बताता हूँ। मर्दों को पिता के रूप में लेकर उसके दिल में जो दहशत है, उसे टूटने में देर लगेगी। वो हाँ में सर हिलाता है, लेकिन एकदम चुप हो गया है। हम दोनों आंखों ही आंखों में पूछते हैं, रवि को बाहर कौन लाएगा? दोनों जानते हैं, लगातार पी रहा होगा। दोनों ही अंदर जाते हैं। भट्टी उसके हाथ से गिलास लेकर सख्ती से कहता है, दैट्स इनफ। रवि हमें घूर कर देखता है, कुछ कहने के लिए मुंह खोला है, फिर लंबे कदम रखते हुए बाहर चला जाता है। निक्की और वो कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। निक्की रबड़ की बॉल बार बार फेंक रही है और अल्सेशियन की जोड़ी होड़ लगाकर अंधड़ की तरह उसके पीछे भाग रही है कि पहले कौन उठाए। दोनों खिड़खिड़ करके हंस रहे हैं। जूही, राधा और रवि की माँ धीरे धीरे बातें कर रही हैं। राधा शायद अपने, मेरे और निक्की के बारे में बता रही है। अभी आया कहकर रवि अब कमरे में जाता है। स्टैम्प्स की अपनी एल्बम लाता है, पापा के पास जाकर आगे बढ़ाता है कि निक्की को दे। वो इशारा करते हैं कि खुद दे। रवि शहजादे की तरह थोड़ा झुक कर निक्की को एल्बम देता है। स्वीट हार्ट, अ हम्बल गिफ्ट फ्रॉम अ पुअर प्रिंस। मैं और भट्टी सुख की सांस लेते हैं। रवि नॉर्मल हो गया है। वो तीनों हमारे पास आ जाती हैं। रवि के पिता राधा से कहते हैं, अब निक्की हमारी बेटी है, हर संडे को तुमने इसे यहाँ लाना है, ओके? राधा हाँ में सर हिलाती है। कैप्टन सिंह धीरे से रवि की माँ से कहता है कि खाना लग गया है। हम अंदर आते हैं। भट्टी और मुझसे पूछते हैं कि कुछ लिया कि नहीं। भट्टी कहता है कि आज नहीं सर, खाने के बाद जनरल के साथ इंस्पेक्शन पर जाना है। वो बुवू आ गई तो। भाई आजकल कैसे जनरल आ गए? फौजी शराब नहीं पिएगा तो गंगा जल पिएगा। खाने के बाद राधा कहती है कि जाना है। रवि पूछता है जल्दी क्या है? निक्की को 4 बजे तक वापस छोड़ना है, ये स्कूल का रूल है। नहीं, रात के खाने के बाद चली जाएगी, माँ स्कूल की मदर को फ़ोन कर देगी। निक्की और राधा मेरी ओर देख रही हैं। मुझे पता है बच्चे से प्यार के लिए उससे थोड़ी दूरी रखना ठीक होता है। और फिर निक्की सिर्फ बच्ची ही नहीं, मेरी होने वाली बेटी है। जाने कब कब उसे ना करनी होगी, टोकना होगा। नहीं रवि, लेट्स ड्रॉप हर बैक, अगले संडे को ले आएंगे। निक्की का चेहरा थोड़ा बुझ गया है। मुझे पता है उसे आज पहली बार इतने सारे लोगों का सुखद साथ मिला है। स्कूल वापस नहीं जाना चाहती। रवि के पिता सारी बात भाप चुके हैं। नाउ बी अ गुड गर्ल, स्कूल का रूल ब्रेक करोगी तो कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं जनरल रहा हूँ। निक्की के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। आपको प्रॉमिस याद है ना? बिल्कुल, आई ऑलवेज रिमेंबर माई प्रॉमिस। हमारे पूछने पर भी वो दोनों नहीं बताते कि बात क्या है। उनके बीच जो गुप्त प्रॉमिस हो चुका है उसके मज़े ले रहे हैं। भट्टी कहता है कि उठा जाए। रवि माँ से कहता है कि वो भी साथ चले। भट्टी और निक्की को छोड़ आएंगे, थोड़ी सैर भी हो जाएगी। पिता बताते हैं कि वो नहीं चल पाएंगे, चीफ मिनिस्टर ने मिलने आना है। जूही कहती है उसे भी उसके यहाँ उतार दें। भट्टी मुझे और रवि को कहता है, देखो मैं 3-4 दिन तक लौट आऊँगा। शाम को जब भी घूमने वूमने निकलो जूही को साथ ले लेना, अकेले मज़े नहीं उड़ाते रहना। तू कहे तो साथ रखकर मिलकर मज़े उड़ाए। साले को फिक्र तो यूँ लगी है जैसे इंस्पेक्शन पर नहीं जंग पर जा रहा हो। रवि, कभी तो ज़बान पर लगाम दिया करो, और नहीं तो बच्ची का ही ध्यान कर लिया करो, माँ ने डांटा। निक्की इस नोक झोंक के मज़े ले रही है। रवि उससे पूछता है, क्यों स्वीटहार्ट, मैंने कोई बुरी बात की है क्या? वो मुस्कुरा कर नामे सर हिलाती है और रवि का हाथ पकड़ लेती है।
ड्राइवर बड़ी गाड़ी पोर्च में ले आया है। रवि उसे कहता है कि वो गाड़ी खुद चलाएगा। हम सब उनको बाय करते हैं। निक्की कहती है सी यू नेक्स्ट संडे, पर उसके कंधों के नीचे हाथ रखकर वो उसे ऊंचा उठा लेता है, दोनों गालों पर चुम्मे देता है। आई वेट फॉर यू निक्की। माँ, राधा, भट्टी और जूही पीछे बैठते हैं। राधा निक्की को गोदी में आने के लिए कहती है तो रवि रोक देता है। नहीं, स्वीट हार्ट तो आगे बैठेगी अपने दोस्त के साथ। रवि, निक्की और मैं आगे बैठ जाते हैं। गाड़ी वही चला रहा है। जूही निक्की से कहती है कि कोई गाना सुनाए। निक्की बताती है कि उसे तो अंग्रेज़ी गाने आते हैं, स्कूल में हिंदी बोलने पर फ़ाइन हो जाता है। रवि जूही से कहता है कि वो निक्की को गाने सिखाए, क्योंकि स्वीट हार्ट हिंदी गाने गाएगी तभी तो प्यार होगा ना। जहाँ जहाँ कांस्टेबल खड़ा है, गवर्नर हाउस की लंबी गाड़ी देखकर सैल्यूट कर रहा है। निक्की खूब तंग कर बैठी हुई है। रवि उसे समझा रहा है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। पहले हम भट्टी और जूही को उतारते हैं, फिर निक्की के स्कूल की ओर गाड़ी मोड़ लेते हैं। स्कूल के लॉन में छोटी सी भीड़ है और माँ बाप भी अपने अपने बच्चों को वापस छोड़ने आए हैं। बहुत से लोग रवि की माँ को पहचानते हैं, पास आकर उन्हें विश करते हैं। मदर बाहर घूम रही हैं, पास आ जाती हैं। रवि की माँ उनसे हेलो कहती है। दोनों स्कूल के बारे में बातें कर रही हैं। निक्की राधा से कहती है, मामा अगले संडे जल्दी आना। सॉरी निक्की, अगले संडे तो मैं ड्यूटी पर हूँ, 2 बजे तक। आने को मैं भी निक्की को लेने के लिए आ सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ। देखूँ वो खुद कहती है कि नहीं। माँ के न आने की बात सुनकर उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई है। फिर उसे जैसे कुछ याद आ जाता है। मेरी ओर मुड़कर कहती है, संतोष प्लीज़ आप आ जाना। सब लोग संडे को बाहर निकलते हैं, जब मम्मा नहीं आती तो मैं अकेली बैठी बोर होती हूँ। मैं उसके दोनों गालों पर आगे आए हुए बाल पीछे हटाकर वादा करता हूँ कि अगले संडे लेने आऊँगा। रवि की माँ और स्कूल की मदर पास आ गई हैं। मैं धीरे से माँ को कहता हूँ कि वो मदर से कह दे कि निक्की को मेरे साथ भेज दिया करें। जानता हूँ स्कूल में गार्जियन का नाम लिखा होता है, बच्चे उसी के साथ बाहर जा सकते हैं। वो मदर को थोड़ा परे ले जाकर कुछ कहती हैं और दोनों हमारे पास आ जाती हैं। निक्की उम्मीद भरी आंखों से मदर को देख रही हैं। सुबह की तरह मुझे और राधा को मदर देखती हैं। गॉड ब्लेस यू कहती हैं। मान जाती हैं कि निक्की को मेरे साथ भेज देंगे। रवि निक्की से कहता है, स्वीट हार्ट लंबी सी बाय करो और लंबी सी किस दो। क्यों, आप नहीं आओगे? सॉरी, मेरी तो छुट्टी ख़त्म। फिर जब तुम बुलाओगी तो आ जाऊँगा। निक्की थोड़ी सी उदास हो जाती है। रवि की माँ उससे कहती है, बेटा लाइफ मीन्स मीटिंग एंड पार्टिंग। रवि निक्की से पूछता है कि क्या सबके सामने उसे गुड बाय किस कर ले। माँ आंखों से बरसती है। निक्की थोड़ा सा शर्मा कर हाँ में सर हिलाती है। रवि उसके कंधों के नीचे हाथ रखकर उसे ऊपर उठाता है और दोनों गालों पर चूमता है। सब बाहर निकलते हैं। निक्की दरवाजे में खड़ी हाथ हिला रही है। अंधेरा घिराया है। अंधेरे को काटती उनकी गोरी बाहाँ चाकू की तरह लश्कारे मार रही हैं। गाड़ी में बैठने से पहले पीछे मुड़कर देखते हैं। हाथ उठाता हूँ। उसके बाल फिर से उसके गालों पर बिखर आए हैं। जवाब में वो भी हाथ हिलाती है। अंधेरे को उसकी गोरी बाहाँ फिर से चाकू की तरह काटती है और रवि गाड़ी स्टार्ट कर देता है। माँ को वापस उतारने के बाद रवि के कहने पर मेरे कमरे में गए थे। माँ से वादा करना पड़ा था कि रात का खाना नहीं खाएंगे। माँ ने उतरते हुए रवि से कहा था, बार बार में ना टिक जाना, जो कुछ खाना पीना हो घर में है। फिर सुबह वो चला जाएगा। आज की रात सब साथ गुजारेंगे। मेरा कमरा पहली मंजिल पर है। नीचे मेरे दोस्त किशन की चाय पानी की दुकान है। कार रुकते ही वो दुकान से नीचे उतरा, राधा को हाथ जोड़कर नमस्ते की, बताया कि हमारे ऊपर पहुंचते ही चाय भेज देगा। रवि ने मजाक किया, की ना लाखों वाली बात, प्यारे सर्दी तो देख, कुछ और गर्म चीज़ भेज। मैं किशन को आंख के इशारे से कुछ और भेजने को मना करता हूँ। सीढ़ियाँ तंग हैं और अंधेरी हैं। मैं राधा का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे ऊपर चढ़ाता हूँ। वो कहती है कि सीढ़ियों में लाइट लगवा लेनी चाहिए। रवि उसे बताता है कि लाइट जानबूझकर नहीं लगवाई गई, इसी बहाने लड़की का हाथ पकड़ने का मौका मिल जाता है। दरवाजे पर कुंडा ही लगा है, ताला लगाने की जरूरत कभी हुई ही नहीं। सीढ़ियों के नीचे ही किशन की दुकान है। किसी ऐसे वैसे आदमी के ऊपर चढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। कमरा लगता है आज ही किशन ने साफ करवाया है। वैसे भी मैं सलीके से रहता हूँ। राधा नीचे पीछे कालीन को देखती है, कीमती पर्दों को देखती है, लाल रंग की 4 गार्डन चेयर्स को देखती है, दीवार पर खाली कारतूसों से बने फूलों को देखती है। ये कमरा तो आपने खूब सजा रखा है। ये साला खुद ही गंदा है, बाकी चीज़ें इसलिए तो इतनी साफ रखता है, रवि ने जवाब दिया।
मैं, राधा और रवि बैठ जाते हैं। मैं सूरज की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल देता हूँ। पीली रोशनी का सैलाब कमरे में आता है, बिछ जाता है। नीचे से नौकर आया है। रवि समझ जाता है कि टी सेट लेने आया है। किसी भी लड़की के कमरे में आने पर किशन महाराज जरूरत से ज़्यादा चौकन्ने हो जाया करते हैं। रवि उसे टी सेट निकाल कर देता है। राधा ध्यान से इम्पोर्टेड सेट को देखती है। लगता है लिखने से काफ़ी इनकम हो जाती है। सारी चीज़ें इतनी कीमती हैं। बता दूँ? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। राधा हैरानी से देखती है। रवि बताता है, ये सारा सामान भट्टी ने और मैंने अपने अपने मेस से उठवाया है और ये सलाह भट्टी की थी कि इन चीज़ों पर पैसे क्यों खर्च किया जाए। तो जब मौका लगा मेस से एक आध चीज़ उड़ा कर ले आए। इसकी आमदनी तो बस बरसात है, हुई हुई ना हुई ना हुई। नौकर के साथ किशन खुद भी ऊपर आया है। गरम पकौड़े खाएंगे डॉक्टर साहब? बस 1 मिनट में आ जाएंगे। राधा हाँ में सर हिलाती है। मैं किशन से कहता हूँ वो भी चाय पी ले। नहीं साहब, कह कर वो नीचे जाने के लिए मुड़ता है। ओ महाराज, कभी कभी चाय भी पी लिया करो, फिर अभी सूरज कहाँ डूबा है? रवि उसे छेड़ता है। जवाब में मुस्कुरा कर वो नीचे चला जाता है। राधा रवि से पूछती है कि ये सूरज डूबने की क्या बात है। रवि कहता है कि संतोष बताएगा। मैं उसे बताता हूँ कि तब मैं मैदानों में रहता था। रवि और भट्टी की पोस्टिंग भी वहीं बड़ी छावनी में थी। हम लोगों के दोस्त थे कर्नल गिल। बीवी से पिछले 10 साल से तलाक का केस चल रहा था। इतने बड़े मकान में वो थे और उनका अर्दली। पीने वाले आमतौर पर सूरज डूबने पर ही शुरू किया करते हैं। गिल साहब को पीने का खूब शौक था। एक बार गर्मियों में हम तीनों 5 बजे उनके घर पर पहुंच गए। अब मैदानों में गर्मी के मौसम में कहीं 7:30 के बाद थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू होता है। तो अर्दली ने कोल्ड ड्रिंक्स दी जो 2 मिनट में ख़त्म हो गई। इधर उधर की बातें करने की कोशिश हुई लेकिन जमी नहीं। गिल साहब परेशान हो गए। अर्दलीन को बुलाकर कहा, जा बाहर जाकर देख सूरज डूबा कि नहीं। उसने लौट कर बताया कि अभी तो दोपहर जैसी धूप है। वो फिर कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। हमने फिर 2 मिनट में ख़त्म कर दी। उन्होंने फिर अर्दली से बाहर जाकर सूरज का हालचाल देखने को कहा। अर्दली ने लौट कर बताया कि अभी नहीं। साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया। सूरज को माँ की मोटी मोटी गालियाँ दी, लेजी बास्टर्ड कहा और खड़े हो गए। हम तीनों की ओर देख कर कहा कि अभी इसे डुबोता हूँ। हम हैरान, गिल साहब बिना पिए नशे में हैं। उन्होंने सारी खिड़कियाँ बंद की, दरवाज़ा बंद किया, दोहरे लगे हुए पर्दे खींचे। कमरे में अंधेरा हो गया क्योंकि पर्दे खूब मोटे कपड़े के बने हुए थे। उन्होंने लाइट जलाकर अर्दली से पूछा, क्यों सूरज डूब गया? अर्दली ने हाँ में सर हिलाया। तब उन्होंने कहा, जा भाग कर विस्की और सोडा निकाल। राधा ने हंसकर कहा, ये पीने वाले भी खूब इन्वेंटिव होते हैं। रवि ने हंसकर पूछा कि वो कहे तो आज इस कमरे में भी सूरज डुबो दिया जाए। मैं रवि को रोककर कहता हूँ, माँ ने जल्दी लौटने के लिए कहा है, यहाँ वो शुरू कर बैठा। राधा उससे पूछती है, अब छुट्टियों पर कब आएंगे? रवि हम दोनों को देखता है, सीरियस हो गया। तुम लोग अब शादी का टेलीग्राम देना, तभी छुट्टी मिलेगी। राधा ने अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लिया है। अब डूबते सूरज की रोशनी उसकी गोदी में आ बैठी है। मैं अपना हाथ उसके हाथों पर रख देता हूँ। मैं और रवि उसके जवाब की इंतज़ार में हैं। वो धीरे से बोलती है, आवाज़ में हल्का सा कंपन है। मैं क्या कहूँ, संतोष ने पता नहीं तुम्हें निक्की के बारे में कुछ बताया कि नहीं। वो अपने पहले पिता को लेकर उसकी हॉरिबल यादें हैं। अब किसी भी मर्द को लेकर वो साथ में मेरे साथ देखकर वो डर जाती है। सुपर सेंसिटिव लड़की है। उसे लेकर शादी की बात सोचने पर ही मैं टेरिफाइड हो जाती हूँ। अब उसका सर नीचे भी झुक रहा है। ठोड़ी का निचला हिस्सा वक्ष को छू रहा है। हवा का हल्का सा झोंका आता है, उसकी गोद में बैठी रोशनी को छेड़ता है। रोशनी थोड़ा सा ऊपर उछल कर उसकी थोड़ी छू लेती है। झोंका गुजर जाता है। रोशनी फिर उसकी गोद में लौट कर लेट जाती है। रवि उठकर खिड़की बंद कर देता है, रोशनी जला देता है। उसकी गोदी में बैठी सूरज की रोशनी एकाएक जाने कहाँ गुम हो जाती है। अब वो मुझे देख रही है, रवि मुझे देख रहा है। दोनों को मेरे कुछ कहने की प्रतीक्षा है। राधा ठीक कहती है, हमें जल्दी नहीं करना चाहिए। तभी मैं चाहता हूँ कि पहले निक्की मुझे अपना दोस्त मान ले, ताकि उसे जब बताया जाए तो मेरे पिता बनने के सच को वो सह स्वीकार कर ले। आज तो वो थोड़ा सा ओपन अप तो हुई है। ये जवाब देने के बाद अचानक मुझे वर्मा की याद आ जाती है कि मैं सर मारने के लिए दीवार तराशा रहता हूँ। दीवार ना हो तो खुद खड़ी कर लेता हूँ। शादी की सोची भी तो राधा से, और हम दोनों के बीच 9 साल लंबी दीवार खड़ी है जिसका नाम निक्की है। कमरे में अतिरिक्त उदासी भर गई है। मेरी बात के जवाब में राधा सर हिलाती है।
उसके कानों में पड़े जिप्सी रिंग्स हिलते हैं, गालों पर साए बनते हैं, मिटते हैं। इंतज़ार में हूँ कि जिप्सी रिंग्स हिलना बंद करें और मैं आगे बोलूँ। रवि चलने के लिए कहता है। हम तीनों नीचे उतरते हैं। किशन दुकान से नीचे उतरकर पूछता है कि क्या मैं रात को वापस आऊँगा। मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। वो राधा मेहरा को नमस्ते डॉक्टर साहब कहता है और रवि को हमारी चीज़ की याद दिलाता है। रवि उसे कागज़ कलम लाने के लिए कहता है। 12 बॉटल रम की चिट बनाकर देता है। यहाँ से एयरफोर्स मेस से किशन रम ले आएगा। मेस का प्रेसिडेंट रवि का दोस्त है, इतनी बोतलें कहीं एडजस्ट कर लेगा। हम सीधे घर पहुँचते हैं। रवि के पिता हमारा इंतज़ार ही कर रहे हैं। एक गेम हो जाए, वो कहते हैं। हम सब बिलियर्ड रूम में आते हैं। गेम शुरू होती है। मेरा ध्यान आज बटा हुआ है, शॉट ठीक से लग नहीं रहा। वो थोड़ी देर में ही मुझे बुरी तरह हरा देते हैं। दूसरे गेम के लिए पूछते हैं तो रवि कहता है, छोड़िए पापा, पीते हैं, आज ये हारे गई। वो मुझे और राधा को ध्यान से देखते हैं, समझ जाते हैं हम दोनों में कोई झड़प नहीं हुई है। उनकी आंखों में हैरानी का भाव आता है कि फिर मैं आज उनसे इस बुरी तरह हारा क्यों हूँ। हम ड्राइंग रूम में आ गए हैं। माँ और राधा धीरे धीरे बातें कर रही हैं। शायद माँ उससे कुछ पूछ रही हैं। बेरर ट्रे में गिलास लगाकर अंदर आता है, मेरे सामने ट्रे करता है तो ना में मैं सर हिला देता हूँ। माँ और राधा मेरी ओर देख रही हैं। वो राधा से पूछते हैं, तुमने रोका है बेटे? राधा ना में सर हिलाता है। राधा ना में सर हिलाती है। माँ कहती है, संतोष ले लो, सुबह तो रवि चला जाएगा, देखें फिर कब साथ बैठते हैं। रवि माँ के पास चला गया है। उसके कंधे पकड़कर खड़ा करता है, फिर उसे एक बाँह के घेरे में ले लेता है। पापा आज माँ भी पिएगी। ग्रेट। वो बेरल को वाइन के 2 गिलास लाने के लिए कहता है। रवि अब तुम भी शादी की सोचो, कहीं तो हम लोग लड़की खोजें। अरे मम्मा, मेरी संतोष जैसा लक, हाँ राधा जैसी खूबसूरत लड़की मिले और निक्की जैसी पली पलाई बेटी, वाह। हमारे दिलों से उदासी भाव की तरह उड़ जाती है। राधा सर नीचे के मुस्कुरा रही है। संतोष बेटे ने पिछले जन्म में सच्चे मोती दान किए होंगे, तभी राधा बिटिया मिली है ऐसी, माँ कहती है। राधा के चेहरे पर सुर्खी आ गई। वाइन पीने से, खुशी से, या शैंडलियर की रोशनी से? मेरा पैक ख़त्म हो गया है। रवि मुझे देखता है, चुपके से अपना भरा हुआ गिलास मेरी ओर सरका देता है और मेरा खाली गिलास अपने हाथ में ले लेता है। यह हमारी पुरानी ट्रिक है। लोगों के प्रेजेंस में हम में से जिसने ज़्यादा पीना है यही तरीका करता है। रवि बैरल को बुलाता है, खाली गिलास ट्रे में रख कर भरा गिलास उठा लेता है। रवि क्या बात है, जल्दी क्या है? जवाब पिता देते हैं। रवि जल्दी नहीं पी रहा, आज संतोष स्लो चल रहा है। ये कहकर वो मेरी ओर देखते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हिल रही हैं, बंद मुंह में मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्हें हमारी ट्रिक का पता है। बेरर माँ और राधा के पास ट्रे लेकर जाता है। राधा हल्की सी ना करती है। माँ उसे पहला गिलास ख़त्म करने के लिए कहती है। राधा गिलास खाली करके ट्रे में रखती है। माँ उसके हाथों में दूसरा गिलास पकड़ा देती है। वो रहस्य समझ गया हूँ वाली निगाहों से पत्नी को देखते हैं, जानते हैं दूसरा गिलास देकर राधा को अपने से बाहर निकलने में वो मदद कर रही हैं। मैं राधा के पास खड़ा हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता है कि दूसरे पैक पर राधा के गिलास से अपना गिलास टकराकर चीयर्स कहता हूँ। वो मेरी आंखों में देखती है, मुस्कुराती है, दांत पर चढ़ा दांत चमक मारता है, चीयर्स कहती है और हम दोनों के बीच से दीवार हट जाती है। हम मोटरसाइकिल पर लौट रहे हैं। खाने के बाद जल्दी ही उठ कर चल दिए। चाहता था कि रवि अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त अकेले बैठ ले, सुबह तो चला ही जाएगा। मोटरसाइकिल मैंने अपने कमरे की ओर मोड़ दी। राधा हल्का सा एतराज़ करती है, सुबह काम पर जाना है, कपड़े बदलने हैं, कमरे से जल्दी निकल पड़ेंगे। शायद मैंने ज़्यादा पी ली है, मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चला रहा हूँ। पीने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाया करता है। राधा ने कसकर मुझे पकड़ा हुआ है और मेरी पीठ में मुंह दबा रखा है। घर के नीचे पहुँच गए हैं। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर किशन बाहर आता है। चाय से भरा थर्मस मुझे पकड़ाता है। मैं उसे बताता हूँ कि सुबह डॉक्टर ने जल्दी जाना है, चाय 7 बजे दे दे। फिक्र ना करें साहब, कहकर वो मोटरसाइकिल संभाल लेता है। कमरा एकदम ठंडा है। थर्मस से 2 प्याले चाय बनाता हूँ। राधा लंबे लंबे घूंट लेती है, मुंह खोलती है तो हल्की सी भाप बाहर आती है। मैं उसके चमड़े का कोट उतारता हूँ, अलमारी खोलकर अपना सफ़ेद गाउन उसे देता हूँ। वो हाथ मलते हुए कहती है, हाँ बहुत सर्दी है, अभी दूर हो जाएगी। मैं उसे छेड़ता हूँ, उसे उठाकर बिस्तरे में बिठाता हूँ, रज़ाई उड़ाकर कहता हूँ कि कपड़े बिस्तरे में बैठकर ही बदल ले, जिस्म ठंडा नहीं होगा।
मैं अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो वो बिल्ली की तरह सुकड़ कर रज़ाई में बैठी है। वो रज़ाई का एक सिरा उठाती है। मैं भी उसके साथ रज़ाई के अंदर बैठ जाता हूँ। सिरहाना दीवार के साथ करता हूँ। उसकी पीठ सिरहाने के साथ लगाता हूँ। अब हम दोनों की पीठ दीवार से लगी है। उसके दोनों हाथ ठंडे हैं। अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे मलना शुरू करता हूँ। गाँव की बाहें उसे बहुत खुली हैं। मेरा हाथ आसानी से अंदर चला जाता है। अब धीरे धीरे उसके कंधों तक हाथ गाँव के अंदर पहुँच जाता है। वो मेरे सर पर हाथ रखकर इसे नीचे करती है। अब मेरा सर उसकी गोदी में है और वो मेरी ओर झुकी हुई है। आंखें बंद कर लो। क्यों? तुम्हें देखो ना। प्लीज़ संतोष, क्लोज योर आइज़। तुम देखते हो ना तो मुझे कुछ होता है। वो सर नीचे झुकाती है। बारी बारी से दोनों आंखों को चूम कर उन्हें बंद करती है। अब मैं धीरे धीरे हाथ पीछे करके उसकी पीठ को मल रहा हूँ। उसका शरीर बार बार सिहर रहा है। वो बेतहाशा मेरा गला, मेरा चेहरा चूमे जा रही है और लगातार कह रही है, हो संतोष, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? ठहरो, मैं कहकर बिस्तर से बाहर निकलता हूँ। अलमारी से टेप रिकॉर्डर निकालता हूँ। कैसेट्स देखता हूँ और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जोगी मत जा लगा देता हूँ। बिस्तरे में लौट आता हूँ। गायक मनोहार करता है जोगी मत जा। ध्वनियों के छोटे छोटे टुकड़े कमरे में तैरना शुरू हो जाते हैं। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा है। मैंने वहाँ वी के आकार में मोड़ ली है। तुमने जोगी मच्चा ये क्यों लगाया है? आज शाम को मुझे लगा था जैसे तुम चली जाओगी। सिली। वो मेरे कंधे के मांस को होठों में दबाकर कहती है। अब वो मेरे कानों पर से बाल पड़े हटाकर देख रही है। तुम्हारे कान बहुत छोटे हैं। अच्छा, एक प्रॉमिस करोगे? मैं छोटी सी कड़बड़ लेता हूँ। उसका सर थोड़ा ऊपर हो जाता है। उसके होठों को अपने होठों से छू भर लेता हूँ। तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। अच्छा, क्या प्रॉमिस करूँगा? वो अपनी 2 उंगलियां जोड़कर मेरी नाक के सिरे को जोर से दबा देती है। बदमाश। अच्छा, प्रॉमिस करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। मेरी वजह से जॉब करने की कभी नहीं सोचोगे। सोचता हूँ बताऊँ कि उसे पता नहीं साथ रहकर ज़िंदगी गुजारना कितना कठिन है, लेकिन ये समय नहीं है। जोगी ने बाहर कदम निकाल लिया। मनोहर अस्वीकृत हो गई। अब आवाज़ में आशंका है। पीछे से पुकार लग रही है, जोगी जोगी जोगी। वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही है। मैं उसका सर बाहाँ से उठाकर अपनी छाती पर रख लेता हूँ। जैसा वक्त होगा देख लेंगे। तुम पूरे बदमाश हो। सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई है। धीरे से सड़क का बिस्तर से नीचे आता हूँ। उसकी एक बाँह रजाई से बाहर लटकी है। हाथ पकड़ कर इसे अंदर करता हूँ। किसी छोटे बच्चे की उंगलियों की तरह वो हल्के हौले से मेरे हाथ पर अपनी उंगलियां लपेट लेती है। जानता हूँ अभी जागी नहीं। हाथ छुड़ा लेता हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ। किशन ने अंगीठी जला ली है। हम हंस कर एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। उसको पता है कि कमरे में कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं रही जैसे कि आमतौर पर रहती है। उसकी मुस्कान में हाँ मैं जानता हूँ वाली रहस्यपूर्ण शरारत नहीं, सिर्फ अपनेपन की खुशी है। भाई साहब, डॉक्टर साहब से शादी कर लो, बहुत अच्छी हैं। मैं उसे बताता हूँ कि हम लोग जल्दी ही शादी कर रहे हैं। वो कहता है कि अभी 2 मिनट में चाय ऊपर भेज रहा है, साथ ही गर्म पानी की बाल्टी भेज देगा। एक अच्छी औरत हमें सलीकेदार बना देती है। मेरे लिए बिना कहे उसने गर्म पानी आज तक नहीं भेजा। मैं ऊपर आ जाता हूँ। नौकर सेट में चाय ले आता है। बताता है पानी गर्म हो रहा है, बस अभी आया। मैं 2 प्यालों में चाय बनाता हूँ। बिस्तर के पास वाली खिड़की में प्याले रखता हूँ और रज़ाई में घुस जाता हूँ। उसके माथे को धीरे से छूता हूँ। वो आंखें खोलती है और लंबी करके फिर बंद कर लेती है। उसके कंधों के नीचे हाथ रखकर ऊपर उठाता हूँ। अब वो अध बैठी है। कप उसके होठों के पास लाता हूँ। वो हाथ बाहर निकाल कर कप पकड़ना चाहती है। रोक देता हूँ। कहता हूँ चाय मैं पिला दूँगा। हाथ रज़ाई से बाहर ना निकाले, ठंडे हो जाएंगे। उसे घूंट पिलाने के बाद कप खिड़की में रख कर अपने कप से अपना घूंट पीता हूँ। अब वो पूरी तरह जाग चुकी है। रात कब सोए? मुझे तो पता ही नहीं कब नींद आ गई। मैं उसे बताता हूँ कि मुझे भी पता नहीं। उसके चेहरे पर सुखद थकान की तृप्त चमक है। छोटे बच्चों की तरह मेरे कंधे पर रखा सर इधर उधर हिला रही है। दरवाजे पर बाल्टी रखने की आवाज़ होती है। साहब, गर्म पानी, कहकर नौकर नीचे चला जाता है। गर्म पानी किस लिए? क्यों, काम पर नहीं जाना? आज तो ना बेड से निकलने का रत्ती भर दिल नहीं कर रहा। ये सुनकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। हमारी शादी होगी, रोज़ साथ सोएंगे, इसे सुखद थकान होगी और रोज़ इसे तैयार होकर काम पर जाना पड़ेगा।
शायद इसलिए मर्दों के नौकरी पर जाने का चलन है। क्या अब आगे से अपनी तरह जीना नहीं चलेगा? जब हम किसी के साथ रहते हैं तो आधी ज़िंदगी तो उस किसी की सुविधा अनुसार व्यतीत करनी होती है। घबराहट होती है, कहाँ कब किसी की सुविधा के बारे में सोचकर मैं अपनी ज़िंदगी चलाऊंगा। किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, उठो, तुम नहा लो, फिर चलते हैं। वो बेमन से बिस्तर से निकली। मैं उसके लिए धुला हुआ तौलिया निकालता हूँ, बाल्टी से शेव के लिए गर्म पानी लेता हूँ। थोड़ा पानी बचा लेना, मैं आज मुँह हाथ धोऊंगा। मैं शेव कर लेता हूँ। वो अभी भी बाथरूम में है। मैं बेड ठीक करता हूँ, कपड़े से कमरे के में रखी चीज़ें पहुँचता हूँ। वो नहाकर बाहर निकली। लाओ, मैं डस्टिंग कर देती हूँ। नहीं, ठीक है, बस काम हो गया, तुम कपड़े बदल लो। मैं 1 मिनट में मुँह धोकर बाहर आया। मैं तौलिया लपेट कर बाहर आता हूँ। उसने कपड़े बदल लिए हैं। अलमारी खोलकर हैंगर में टंगे मेरे पुलोवर देख रही है। कौन सा पहनोगे? जो तुम्हें अच्छा लगे। कोट एक भी नहीं दिख रहा। मैं कम ही पहनता हूँ। एक है, वो ट्रंक में रखा है। लेदर कोट से काम चल जाता है। वो मेहरून रंग का हाई नेक प्लोवर बाहर निकालती है। मैं डालने लगता हूँ। ठहरो, कहकर बाथरूम में जाती है। पाउडर का डब्बा लाती है। पीछे मुड़ो। मेरी पीठ पर पाउडर डालकर हाथों से मल देती है। उसके हाथों के स्पर्श से छोटी सी सनसनाहट होती है। मैं प्लोवर डालकर बालों में कंघी करता हूँ, बिल्कुल चिपका कर नीचे बिठा देता हूँ। वो मेरे हाथ से कंघी लेती है, बालों में हल्का सा फेरती है, थोड़ा ऊपर उठाती है। लड़कियों की तरह बालों में कंघी कसकर मत किया करो। अच्छा साहब। अब मैं उसके सामने खड़ा हूँ। वो जी भरकर मुझे देख रही है, पाँव ऊपर उठाती है। फिर भी मेरी छाती से ऊपर उसका मुंह नहीं पहुँचता। तुम ना बहुत लंबे हो, थोड़ा नीचे झुको ना। क्यों? यू फूल, आई वॉन्ट टू गिव यू गुड मॉर्निंग किस। मैं नीचे नहीं झुकता। उसके कंधों के नीचे हाथ रखकर थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। वो मेरे होठों को हल्का सा अपने होठों से छू भर लेती है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि गुड मॉर्निंग किस क्या होती है। अब उसके पाँव जमीन से कुछ इंच ऊपर हैं। मैं लगातार उसके माथे, उसकी आंखों, उसके नाक, उसके होठों और उसके गले को चूमता हूँ। वो थोड़ा सा धक्का देकर मेरा चेहरा पीछे करती है। क्यों, क्या हुआ? दिल बेईमान हो रहा है क्या? हटो बदमाश। हम सीढ़ियों से नीचे उतर आते हैं। पूछता हूँ मोटरसाइकिल निकालूं या पैदल चलें। वो घड़ी देखती है, कहती है समय है, अभी पैदल ही निकलते हैं। किशन उसे नमस्ते कहता है नाशा करके जाना था। उसे हंसकर बताती है कि देर हो जाएगी। अभी दुकानें बंद हैं, सड़कें सोई हुई हैं। किसी किसी घर की चिमनी से धुआं उठ रहा है। सर्दी काफ़ी है। सूरज अभी सोच रहा है कि बाहर निकले कि ना निकले। मुझे तेज़ चलने की आदत है। वो पीछे रह जाती है, बार बार रुकना पड़ रहा है। फिर उसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलना शुरू कर देता हूँ। सड़क के किनारे बने होटल के बरामदे में कुछ लोग बाहर खड़े हैं। पैसे जोड़कर साल में एक बार यहाँ आते हैं। आदमी ने सर पर मंकी कैप डाली हुई है, हाथों को बगलों के नीचे दबा रखा है। पास खड़ी गोल मटोल बीवी को देखता है, जिसने कोट पर भी शॉल लपेट रखी है। हम पास से गुजरते हैं तो बीवी से कहता है, व्हाट अ हैंडसम कपल। मैं राधा का हाथ कस कर पकड़ लेता हूँ। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे लगता है साथ चलते हुए सब लोग सिर्फ तुम्हें देखते हैं। इस प्लोवर में तुम्हारा रंग कितना खिल गया है। मैं उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता हूँ। वो शिकायत करती है, तुम बोलते इतना कम हो, बात का जवाब तक नहीं देते। मैं चलते चलते उसके बालों को चूम लेता हूँ। बिलियर्ड रूम के नीचे सिगरेट की दुकानें खुल गई हैं। उससे एक पैकेट लेता हूँ। तभी दावल सीढ़ियों से नीचे आता है, मुझे और राधा को गुड मॉर्निंग कहता है। आज आ रहे हैं संतोष साहब? नहीं दावर, आज खेलने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे की छोड़ो भाई, मैं लगाऊंगा, जीत गए तो आधे आधे। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, बम्बई से कोई साहब आए हैं, कहते हैं वहाँ के चैंपियन है। लगता है पैसा तगड़ा है, कल तो मुझे भी हरा दिया। मैं समझ जाता हूँ कोई बहुत अच्छा खेलने वाला है। दावल खुद भी कोई कम खिलाड़ी नहीं। सोचता हूँ हो जाए। हार गया तो पैसे दावल के ही जाएंगे। आमतौर पर बाहर के लोगों से बड़ी गेम होती है तो पैसे दावल के ही लगते हैं। इस शहर के खिलाड़ी तो पैसे लगाकर मुझसे कभी कभार ही खेलते हैं। ठीक है, 10 बजे आ जाऊँगा। आपके बम्बई वाले साहब को भी देख लिया जाए। हम आगे बढ़ते हैं। राधा मुझसे बिलियर्ड कैसे खेलते हैं की बात पूछती है। फिर कहती है कि क्या वो कुछ पैसे दे। मैं उसे बताता हूँ नहीं चाहिए, ये तो रोज़ का सिलसिला है। मुझे पैसों के बिना जीने की आदत है। उसे बताता हूँ कि मैं दावल के पैसों पर ही बड़ी गेम खेलता हूँ। वो घड़ी देखती है, देर हो जाएगी कहकर थोड़ा तेज़ चलना शुरू कर देती है। ये सड़क लंबा मोड़ काट कर उसके हॉस्पिटल पहुँचती है। थोड़ा आगे जाकर हमें मुड़कर नीचे की सड़क पर उतरना है।
उतरा यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन रास्ता कोई नहीं। ऊपर से नीचे की सड़क लगभग 8 फुट नीची है। मैं उसे ठहरो कहकर रोकता हूँ। दोनों सड़क के बीच एक छोटी सी चट्टान है। पहला कदम उस पर रखता हूँ। पल भर जिस्म तौलता हूँ और साथ के साथ शरीर की गति तोड़े बिना नीचे छलांग लगा देता हूँ। अब मैं निचली सड़क पर खड़ा हूँ। वो हैरान होकर पूछती है, मैं कैसे नीचे उतरूँ? इस चट्टान तक तो मेरा पाँव पहुँचता ही नहीं। जंप, मैं पकड़ लूँगा। ओह नो, मुझे डर लगता है। चौक पर खड़ा ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ आ गया है। साहब, सड़क बहुत नीचे है, डॉक्टर साहब को चोट आ जाएगी। इस शहर के निवासी लगभग एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर राधा तो डॉक्टर है। कांस्टेबल के उसे पहचानने पर मुझे कोई हैरानी नहीं होती। राधा शशोपंज में पड़ी हुई है। नाउ जंप। वो मुझे देखती है, शरारत से मुस्कुरा रहे कांस्टेबल को देखती है और नीचे कूद जाती है। मैं बड़े आराम से उसे अपनी बाहों में जकड़ कर उसकी गति तोड़ता हूँ और फिर सड़क पर खड़ा कर देता हूँ। वो हौले हौले काँप रही है। क्यों, डर गई? वो हाँ में सर हिलाती है। तुम बड़ी आसानी से नीचे कूद गए। मैं उसे बताता हूँ कि भट्टी के साथ कई बार ट्रैकिंग पर गया हूँ। हम दोनों को पैदल चलने का शौक़ है। दिन में 30-40 किलोमीटर आराम से कर जाते हैं। हॉस्पिटल सामने है। मैं उसे बताता हूँ कि लगभग 1 किलोमीटर चलने की बचत हो गई। हम उसके कमरे में पहुँच गए हैं। फिर वो घड़ी देखकर कहती है, अभी आधा घंटा है। ठीक है, तुम साड़ी वाड़ी डालो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। वो डॉक्टरों वाले प्रॉपर कपड़े पहनकर बाहर आती है। हम दोनों कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं। कार्निस पर खड़ी निक्की की तस्वीर को देखता हूँ। लगता है हिल रही है, मुझे बुला रही है। उससे मिलने का मन कर आता है, पर मिलना तो संडे को ही होगा। शाम को कब आओगे? इंतज़ार मत करना, आया भी तो देर हो जाएगी। तो क्या सारा दिन बिलियर्ड खेलोगे? देखो बम्बई वाला कितना बड़ा खिलाड़ी है, उसके पास कितने पैसे हैं। वो थोड़ा सा बुझ गई है। उसका चेहरा देखकर कहता हूँ, अच्छा ऐसा करो, खाना मत बनाना, बाहर खाएंगे। मैं वर्मा को भी बुला लूँगा, कई दिनों से उससे नहीं मिले। वो खिल जाती है। हाँ, कुछ पैसे लेती आना। जीत गया तो खाने का बिल मैं दूंगा, नहीं तो तुम। हम दोनों बाहर निकलते हैं। हॉस्पिटल के बरामदे में डॉक्टर मनचंदा खड़े हैं। मैं नमस्ते कहता हूँ। वाह भाई, खुद तो ठीक हो गए, हमारे डॉक्टर को मरीज़ बना दिया। मैं और राधा जवाब में मुस्कुराते हैं। फिर खुशखबरी कब मिल रही है? हम दोनों कोई जवाब नहीं देते। डॉक्टर मनचंदा चाय पीकर जाने के लिए कहते हैं। मैं ना करता हूँ। बताता हूँ अभी अभी कॉफ़ी पी है। खाने पीने की जो प्रिकॉशंस बताई थी अब उन्हें भूल जाओ, मज़े से रहो। डॉक्टर तो अब तुम्हारे पास परमानेंट है। मैं जवाब में हंसकर बाहर निकलता हूँ। राधा मुझे बड़े दरवाजे तक छोड़ने आती है। हॉस्पिटल के कर्मचारी मुझे भी नमस्ते करते हैं। शायद उन्हें कुछ ना कुछ पता चल गया है। हम दोनों गेट पर रुकते हैं। तो मैं चलूँ? हाँ, शाम को जल्दी आना, मैं वेट करूँगी। और मैं शाम को नहीं जा सका। साफ साफ सिलेवार याद नहीं कि हुआ क्या। उसके यहाँ से लौट कर अपने कमरे में आया था। रबड़ सोल के हल्के जूते डाले थे। हो सकता है गेम लंबी चल जाए और जाने कितने घंटे खड़े होना पड़े। थोड़ा सा नाश्ता नीचे दुकान पर किशन के पास ही किया। उसे बताया कि कोई बम्बई वाला आया है, दावत साहब के यहाँ गेम लगेगी। वो जानता है गेम लंबी लग जाए तो थोड़ा बहुत पीना भी चल जाता है। टोस्ट पर मक्खन की मोटी तह जमाकर मुझे खिलाया। मक्खन से शराब अंदर टिक जाती है। उसने कहा था कि दोपहर बाद वो भी बिलियर्ड रूम में आएगा। मैंने कहा था कि वर्मा को भी साथ लेते आए। सुबह से दोपहर कब हुई पता भी नहीं चला। वो बम्बई वाला जिसने अपना नाम रॉनी बताया बहुत अच्छा खिलाड़ी निकला और बहुत अमीर भी। सस्ते हिंदुस्तानियों की तरह उसने अपना निक नेम अमेरिकन वाला रखा हुआ था। दोपहर तक वो मुझसे 2000 जीत चुका था, लेकिन ना मुझे चिंता थी ना दावर को। हम दोनों को पता था कि उसे जीत और शराब दोनों का नशा हो रहा है। आखिर जाएगा कहाँ? फिर वो जिंक के लाश पी रहा था और मैं स्मॉल। दोपहर बाद वर्मा पहुंचा। मुझे हौले से सलाह दी थी कि खेलना बंद करूं, नया नया बीमारी से उठाऊं, स्ट्रेन पड़ेगा। उसने कहा तो ठीक है, टांगे इतने घंटे खड़े रहने और चलने पर पत्थर हो रही हैं। दोनों कंधे भी अकड़ गए हैं। साथ माल रोड पर बने क्लब में बड़े गेम की बात पहुंच गई। वहां से उठकर बहुत सारे लोग बिलियर्ड रूम में आ गए हैं। वो लोग मुझे जानते हैं। बाकी टेबल्स पर गेम नहीं चल रही। सारी भीड़ हमारी टेबल के आसपास जमा हो गई है। रॉनी ने ये बाजी भी जीत ली है। उसका आखिरी शॉट गजब का रहा। वाह वाह, और जिंक की तपिश ने उसका चेहरा लाल कर दिया है। केवल 15 मिनट के लिए ब्रेक किया गया। रॉनी और उसके चमचे किस्म के लोग सामने क्लब में कुछ खाने के लिए गए। वो अब भी जीत रहा था। जाते हुए मुझे कहा, संतोष साहब, डोंट रन अवे। सुना है आप यहाँ के चैम्पियन हैं।
आज हो ही जाए। दावर ने आधी केतली काली कॉफ़ी पिलाई। मुझे लगा कि मेरे जिस्म हौले हौले से कांप रहा है, थकावट से या जिन से। लेकिन अभी तो 4-5 स्मॉल ही लिए हैं। दावर ने बताया कि रॉनी किसी फिल्म वाले का लड़का है। मैंने दावर को सलाह दी कि वो कहे तो और ना खेला जाए, कहीं और ना हार जाए। दावर मुस्कुरा दिया। हारना जीतना उसका पेशा है। उसने सलाह दी कि बाजी और बड़ी कर देनी चाहिए। रॉनी क्लब गया है, हैवी खा कर आएगा। अब उसका जिस्म थका हुआ होगा। मैंने अपनी बाहें ऊपर नीचे करके उनमें ताजगी ला रहा हूँ। मारकर मेरी बाहों पर कोई मलहम लगाकर उनकी अकड़ कम कर रहा है। वर्मा ने अपनी आदत के मुताबिक धीरे से सलाह दी थी कि मुझे और नहीं खेलना चाहिए। फिर पी भी काफ़ी चुका हूँ। टोका उसे दावर ने था कि साहब हमारे शहर की प्रेस्टीज स्टेक पर लगी है, बाहर वाला हरा जाए, भला ये कैसे हो सकता है। अगली बाजी मैं जीता था। सुबह से दोपहर तक का हारा सारा पैसा एक बाजी पर लगा था। अब रॉनी के चेहरे पर गुस्से की झलक है। उसने जिंका डबल पैक लिया। थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया गया। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। जानता हूँ और खड़े रहना कठिन है। दावर मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखकर कहता है, अब लक चेंज हुई है, वो हारे ही हारेगा, स्टेक बढ़ा दे। वर्मा मुझे और खेलने से फिर रोकता है। मैं उसे ये कहकर कि वो मेरा कीपर नहीं है, चुप करा देता हूँ। अब तक उस हॉल नुमा रूम में भीड़ हो चुकी है। दावा सब लोगों को थोड़ा और पीछे होकर ठहरने के लिए कहता है। मेरी उंगलियों में पकड़ी सिगरेट तक हिल रही है। क्यों में कंपन है या मेरे हाथ में? रॉनी हर शॉट से पहले मुझे और टेबल दोनों को घूरता है। मुझे पता है वो मुझे इरिटेट करके मेरी कंसंट्रेशन तोड़ना चाहता है। उसकी आंखें लाल हो रही हैं। वो और जिन लाने को कहता है। पूरा पैग एक ही बार में ख़त्म कर देता है। मुझे निश्चय हो जाता है कि आज ये आदमी बुरी तरह हारेगा। वो ये गेम भी जो 2000 की थी हार जाता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर मुझे बधाई देते हैं। रॉनी के साथ जो एस्ट्रा किस्म की लड़की है वो भी मुझसे हाथ मिलाती है। मैं दावर को आंखों से इशारा करता हूँ कि अब बस। तभी भीड़ को चीरता हुआ भट्टी मेरे पास पहुँच जाता है। किशन उसके साथ है। समझ जाता हूँ वो घर गया होगा। किशन ने बताया होगा कि मैं सुबह से यहाँ खेल रहा हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि आज कैसे लौट आया। उसे तो 3 दिन में वापस आना था। वो बताता है रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया था, जीप आगे नहीं जा सकी, वापस आना पड़ा। रॉनी काफ़ी देर से मुझे घूरे जा रहा था। मेरे क्यों उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उसे सर हिलाकर मना करता हूँ। अब उसे लोगों की प्रशंसा भरी आंखों की तपिश नहीं मिल रही। शायद इसलिए गुस्से में है। हार रहा है, शायद इसलिए गुस्से में है। शायद शराब ज़्यादा पी ली है, इसलिए गुस्से में है। बस जीतते ही भाग खड़े हुए बास्टर्ड, कड़ी आवाज़ में वो कहता है। भट्टी उसे घूर कर कहता है, बहुत हो लिया, अब ये और नहीं खेलेगा। रॉनी के चमचे दोस्त उसके करीब आ गए हैं। तुम बीच में आने वाले कौन हो? फिर वो वहाँ जमा भीड़ को देखकर कहता है, हाँ, आप लोगों का चैम्पियन बड़ी जल्दी भाग खड़ा होता है। बहुत सारे लोग एक गेम और के लिए कहते हैं। भट्टी और दावर में कुछ बात होती है। दावर सबको सुनाकर कहता है, ठीक है, लेकिन ये आखिरी गेम होगी 10,000 की, कैश डाउन। अब रॉनी के चेहरे पर घबराहट है। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर लोगों में जोश आ गया है। रॉनी दावर को कहता है कि इस वक्त इतना कैश उसके पास नहीं। दावर सबको सुनाकर कहता है कि वो ट्रैवलर्स चेक एक्सेप्ट करने को तैयार है। रॉनी एक चमचे को होटल से ट्रैवलर्स चेक लाने को भेजता है। मैं दावर के कमरे में बैठा हूँ। वर्मा और भट्टी मेरे पास है। जिस्म किसी कसे हुए स्प्रिंग की तरह अपने कसाब से ही हिल रहा है। मारकर मेरे कंधों को दबा रहा है। काली कॉफ़ी पिला रहा है। मारकर भट्टी को बताता है, इन्हें जोर का बुखार चढ़ रहा है, मेरा ख्याल है अब और नहीं खेलना चाहिए। भट्टी दावत से ब्रांडी का लार्ज पैक मंगवाने को कहता है। बिना पानी मिलाए ग्लास मेरे मुंह से लगाता है। ब्रांडी जलते अंगारे की तरह अंदर जाती है। खून की हरारत बढ़ती है। कांपना बंद हो जाता है, लेकिन पैरों में लर्जिश आ जाती है। जानता हूँ नशा हो रहा है। सुबह से खाली पेट खेल रहा हूँ, पी रहा हूँ। गेम शुरू होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया है। शुरू में रॉनी जीता है। धीरे धीरे मेरी सारी इंद्रियां मेरी उंगलियों में आ जाती हैं। अब मैं किसी को नहीं देख रहा, सिर्फ क्यू की नॉक और बॉल्स ही दिखाई देती हैं या दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की टिक टिक। 10 मिनट बाकी हैं। रॉनी लीड कर रहा है। आखिरी बारी मेरी है। दर्शकों की आत्माएं मेरी पीठ पर आ बैठी हैं।
अपने शहर के लोग हमेशा अपने शहर के खिलाड़ी का साथ देते हैं। रोनी का चेहरा देखता हूँ, पीला पड़ गया है। उसे पता है उसकी लीड थोड़ी है, फिर अभी मुझे गाली का जवाब भी देना है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ। डर और हार जीत का फैसला तो आंखें ही करती हैं। जिसने पहले आंखें झुका ली वो हार जाता है। भट्टी जानता है मैं गाली देने वाला हूँ। धीरे से सरक कर रोनी के चमचों के आगे खड़ा हो जाता है। सब लोग सांस रोके खड़े हैं। मैं उंगली से रोनी का चेहरा ऊपर उठाता हूँ और ऊंची आवाज़ में कहता हूँ, यू ब्लडी सिसी। उसके चमचे आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन भट्टी दीवार की तरह उनके आगे खड़ा है। दावर रोनी का हाथ पकड़ कर उसे टेबल से परे करता है और मैं क्यू उठाता हूँ। समय ख़त्म होने पर रोनी से 10 पॉइंट की लीड ले लेता हूँ। भीड़ की रुकी सांसें चल पड़ती हैं। शोर में भी रोनी की गालियाँ सुनाई दे रही हैं। उसके चमचे उसे पकड़ कर बाहर लिए जा रहे हैं। कमरे में कैसे पहुंचा ना याद है ना पता है। शायद दावर अपनी गाड़ी में पहुंचा गया है। दावर जाने लगता है तो उसे कहता हूँ, मेरे जीते पैसों में से हीरे की बहुत अच्छी अंगूठी खरीद कर कमरे में भिजवा दे। दावर हाँ में सर हिलाकर चला जाता है। अंगूठी किस लिए? भट्टी पूछता है। आज राधा को सेसिल में खाने पर बुलाया है, अंगूठी पहनाऊंगा। पेट से कुछ ऊपर की ओर उठ रहा है। भट्टी मुझे थाम कर बाथरूम ले जाता है। सिंक में सर रखता हूँ। आ आ की आवाज़ें मुंह से निकलती हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं आता। भट्टी पीछे की तरफ से मेरी गर्दन को बाह में जकड़ लेता है। अंगूठे और तर्जनी से मेरी नाक को दबाकर बंद कर देता है। सांस रुकती है तो मुंह खुल जाता है। दूसरे हाथ की 2 उंगलियां मेरे मुंह के अंदर बहुत आगे तक डाल देता है। पेट में छोटा सा गोला उछलता है। वो मुंह से उंगलियां बाहर निकाल लेता है और सिंक कैसे भर जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से सर दाएं बाएं हिला रहा हूँ, आंखें बंद है। वो मेरे बाल खींचकर कहता है, आंखें खोल हरामी, सिंक देख। ये उसकी आवाज़ में गुस्सा क्यों है? सिंक देखता हूँ, लाल लाल छींटे छितरे पड़े हैं। फिर खून आया है। तो राधा ठीक कहती थी, पर यह ज़रूरी है? बहन दे यार, उसे माँ से शादी करने की सोच रहा है और खून की उल्टियाँ कर रहा है। पहले तगड़ा सा बीमा करा ले, दोबारा विधवा हो तो तीसरा मन तो न तलाशे। मैं कमरे में आता हूँ, बेड पर लेटता हूँ। भट्टी सच कह रहा है। फिर इस वक्त सफाई दूंगा तो और बिगड़ेगा और गालियाँ देगा। वो कुर्सी पर बैठा मुझे घूर रहा है।